हम मछली जो है उसको कोशिश कर रहे होते हैं दरख्त पे चढ़ाने की और बंदर को हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो तैराकी करे, तो ये हो नहीं सकता ना। हमारी औलाद है वो हमारा द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द वर्ल्ड। वो हमारी लेगेसी कैरी करेगा, वो हमारे नाम को कैरी करेगा। किसी भी मुल्क को कहते हैं देखना हो ना कितना मुहज़्ज़ब है, उसके सिग्नल पे खड़े हो। नो, मैं अपने टीचर्स को कहता हूँ तुम्हें पता है कि एज टीचर तुम्हारी क्या करप्शन है कि तुम बगैर लेक्चर तैयार किए क्लास में जा रहे हो। जब आप किसी कानून को तोड़ते तो कोई ना कोई लॉजिक होती है। कुछ लोग कहते हैं सारे तोड़ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे जल्दी थी, मुझे ज़रूरत थी। मगर हम इस बात के बिलीवर हैं कि कोई भी इस दुनिया में आने वाला इंसान बेकार नहीं है। इस पॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है चिल्तन प्योर इंटरनेशनल ने। आपको बताता चलूं, चिल्तन प्योर इंटरनेशनल स्किन केयर और फूड बनाने वाला वाहिद पाकिस्तान का इदारा है। इनके पास तकरीबन 1000 से ज़ायद 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मौजूद हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें तो आज ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू करें। अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप विज़िट कर सकते हैं www.chiltanpure.com। इनकी वेबसाइट पे बेतहाशा प्रोडक्ट आपका इंतज़ार कर रही हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप बिला झिझक इस वेबसाइट पे जाइए और अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। आपको बाहिफाजत आपकी प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप तक पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के अंदर एक एजुकेशनिस्ट को मैंने दावत दी है। बहुत प्यारे दोस्त भी हैं मेरे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पिछले अरसा 20 साल से ये एजुकेशन की डोमेन में है। कुछ अच्छी मीठी बातें, कुछ कड़वी बातें इनसे करेंगे। इस वक्त जो हमारे माशरे में एजुकेशन को लेके जो एक बिज़नेस किया जा रहा है, जो एक धंधा किया जा रहा है, उसके ऊपर भी डेफिनेटली मैं इनसे कुछ कड़वे सवाल पूछूंगा और कुछ तरबियत के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। जनाब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना आदिल साहब। इनसे इंशाल्लाह एक बड़ी मज़ेदार सी चिट चैट होगी और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आई है। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। आपने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल से जो है टाइम निकाला जी। आपका शुक्रिया। एक बड़ी मज़ेदार सी सर आपसे एक सेशन शिफ्ट करनी है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस को पसंद आएगी। और जो आप बड़ा खूबसूरत बोलते भी हैं, जितनी खूबसूरत आपकी पर्सनैलिटी है उतना ही खूबसूरत माशाल्लाह आप बोलते भी हैं। सर स्टार्ट करते हैं आपकी इनिशियल लाइफ से। कहाँ पे पैदा हुए, इनिशियल एजुकेशन वगैरह कहाँ से हासिल किया आपने? मेरा ताल्लुक़ जी रहीम मियां ख़ान, तहसील भी रहीम मियां ख़ान और ज़िला भी रहीम मियां ख़ान। ठीक है। और मैट्रिक और इंटरमीडिएट मेरा वहीं से था। आर्मी पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया, फिर कॉमर्स कॉलेज से मैंने C.Com D.Com किया। और एट दैट टाइम खूबसूरत बात ये थी कि जब कभी लाहौर आते तो लाहौर में बड़ा फैसिनेट करता था एट दैट टाइम। तो वालिद साहब से ख्वाहिश की कि जी ग्रेजुएशन जो है ना वो लाहौर से करनी है। तो वालिद साहब ने फिर एक शर्त रखी। उन्होंने कहा जी अगर तो हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट बनेगा तो आप जाएंगे। सही। तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो मेरिट बन गया। फिर लाहौर आए, B.Com लाहौर से किया, M.Com लाहौर से किया। ये किस साल की बात है? ये बात है जी 1996 में मैं लाहौर आया था। 1996। तो आज को ऑलमोस्ट 27 ईयर्स हो गए हैं कि फिर लाहौर ने हमें खींच लिया, फिर हम वापस ही नहीं जा सके। सही। हाँ जी। तो बस उसके बाद M.Com किया हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। फिर उसके बाद टीचिंग की फील्ड में आ गए और आज। अच्छा, टीचिंग की फील्ड के बारे में जानना चाहूँगा। ये यूजुअली जो है मतलब इतना बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर कुछ स्कोप नहीं देखा जाता। ख़ास तौर पे अगर मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बात करूँ तो आपको क्या पीछे मोटिवेशन थी टीचिंग में आने के लिए? अच्छा, दो बातें थी बड़ी अहम। जब मेरा M.Com चल रहा था तो मैंने कुछ होम ट्यूशन्स पढ़ाने शुरू कर दी, इवन B.Com में। जी सही। तो वो टाइम फ्री होता था तो वो होम ट्यूशन पढ़ाते थे, कुछ अच्छे पैसे मिल जाते थे और उस वक्त में वो पैसे बड़े अच्छे खासे होते थे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे 4 बड़े भाई हैं, वालिद साहब हैं। तो वो ये होता था कि मुझे कोई 5 पॉकेट मनी आती थी और साथ में कोई फीस वगैरह भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे छोटा हूँ मैं। तो वो पैसे भी कुछ बनना शुरू हो गए, मज़ा आना शुरू हो गया। और फिर इसी तरह M.Com तक वो जो 3-4 साल थे वो होम ट्यूशन्स पढ़ाई, एक एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि लाहौर में अकेले होते थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा होता था। बड़े भाई के पास रहता था, तब भाई की भी शादी नहीं हुई थी, तो वक्त बहुत होता था होम ट्यूशन्स पढ़ानी और एकेडमी में पढ़ा लेना, अच्छे खासे पैसे आने। और उस वक्त बड़े पैसे होते थे मेरे पास, जो मेरे साथ बाकी क्लास फेलोज होते थे। तो एक तो पैसे कमाने शुरू कर लिए। दूसरा ये हुआ कि जब मैंने M.Com कंप्लीट किया तो मेरे कज़न भी हैं और मेरे कुछ और रिलेटिव्स हैं जो M.Com के बाद बैंक में थे। तो अल्लाह ने एक बात दिल में डाली कि मुझे बैंक में नहीं जाना। सही। तो मुझे ये लगा कि टीचिंग जो है अगर मैं इस प्रोफेशन में आता हूँ तो अल्लाह पाक खैर रखेंगे। और फिर मेरे मेंटोर जो थे उस वक्त भी और आज भी, मैंने आज तक उनसे बहुत सीखा, चौधरी अब्दुल रहमान साहब से।
तो वो भी उस वक्त पढ़ाते थे। सही। तो मुझे लगा कि उनकी मोहब्बत में और उनके साथ और उनसे कुछ सीखते सिखाते जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पता ही नहीं चला, और फिर पढ़ाते पढ़ाते जो है वो आज को ऑलमोस्ट 26-27 साल हो गए हैं कि पढ़ाई जा रहे हैं। क्या बात है। अच्छा राणा साहब, अक्सर ये होता है कि ख़ास तौर पे ये उन बच्चों के साथ बहुत कॉमन है जो रिमोट सिटीज़ से आते हैं और आके किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ जाते हैं। जी जी। उनको दो चैलेंजेस आते हैं। एक तो फाइनेंशियल चैलेंज डेफिनेटली, क्योंकि घर से डिस्टेंस पे हैं, हर चीज़ मीटर तो ऑन है हर चीज़ का। एक तो उनको वो स्ट्रगल होती है, उस स्ट्रगल में कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है कि जिनको जिस तरह आप थे, आपने कहा कि अच्छे खासे पैसे मिल गए, वो उस पैसे को जैसे ही आता है ना बच्चा मैनेज नहीं कर पाता। अब बच्चा फिर डी ट्रैक हो जाता है, वो गलत साइडों पर चले जाता है। तो आपने अपने आप को कैसे कंपोज्ड रखा और एक डायरेक्शन पकड़ के चलते रहे? देखिए, सबसे पहले तो ये अल्लाह का शुक्र रहा। बिल्कुल। इंसान कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। अपॉर्चुनिटीज़ उस वक्त भी होती थी, आज भी हैं, और वो हमेशा रहती हैं। जब से दुनिया बनी, जब तक रहेगी अच्छाई बुराई और अपॉर्चुनिटीज़ तो रहेंगी रहेंगी। तो एक तो अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कभी बच्चों अपने दोस्तों के साथ कहीं दाएं बाएं डी ट्रैक होने भी लगते थे, तो एक बात बड़ी जहन में हमेशा रहती थी कि यार फेल होने का जो टैग है, या मतलब आप पास नहीं कर सके या आप फेल हो गए हैं, वो टैग नहीं लगना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम भी प्रायोरिटी लिस्ट जो थी वो बड़ी क्लियर थी कि जब पढ़ने का टाइम है तो फिर वो जिसको कहते हैं ना कि दुनिया माफिया से आज़ाद होके तो फिर सिर्फ पढ़ना, और फिर दोस्तों के साथ आवारागर्दी भी करते थे, बट कुछ लिमिट्स थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लिमिट्स के अंदर भी रहते थे। और मतलब लड़ाई फड्डे भी कर लेते थे, लड़ाइयाँ भी कर लेते थे, सब कुछ होता था। लेकिन ये ज़रूर होता था कि भी जो प्रायोरिटी है ना उसको डिस्टर्ब नहीं होना। जब आपके एग्ज़ाम्स हैं, जब आपकी क्लास है, जब आपके पढ़ने का टाइम है, तो वो आपका टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे जो आपका ये माइंडसेट बना कि नहीं भाई मुझे फेल नहीं होना, मुझे वाकई एक अच्छे बच्चे की तरह अपनी लाइफ गुजारनी है, इसमें क्या आप समझते हैं कि वालिदैन का या भाइयों में से किसी का या और किसी का कोई किरदार था? नहीं, बहुत ज़्यादा किरदार था। वालिद साहब का तो बहुत ही ज़्यादा किरदार था भी, है भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है कि अच्छे बच्चे तो खैर तब भी नहीं थे, अब भी कोई बहुत अच्छे बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये कि कोशिश होती थी। मुझे याद है क्लास 6 और 7 में या 8 में शायद था, तो एक वालिद साहब ने एक इलामा इकबाल का एक शेर, मतलब मैं कुछ उर्दू का पढ़ रहा था तो उन्होंने बताया भी और उसका मुझे मतलब भी समझाया। वो जहाँ कहीं मुझे मौका मिले वो मैं उस शेर को ज़रूर शेयर भी करता हूँ लोगों से कि ताहिर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। तो इंसान के लिए अपने रिस्क को हलाल रखना, अपने रिस्क को प्योर रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बाकी तो फिर अप डाउन्स हैं लाइफ के अंदर। तो वो एक सिलसिला था। वालिद साहब ने वो हमें एक सबक भी दिया, फिर वालिद साहब ने हमें एक खुददारी का भी सबक दिया, फिर वालिद साहब ने हमें कभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं किया। ये मैं आपके तवज्जो से ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा सुनने वालों को कि अपने बच्चों को मौका दें। मतलब मैंने जब मैट्रिक किया तो मैं साइंस में को बहुत अच्छा नहीं था, मेरी साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कमांड नहीं थी, तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे बड़ा ओपनली चॉइस पूछी, तो मैंने कहा जी मेरे लिए तो कॉमर्स का फील्ड जो है वो अच्छा। और आज मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे वालिद साहब मुझे प्रेशराइज़ कर देते, मेरे बाकी कज़न्स एफएससी कर रहे थे, वो कहते नहीं आपने एफएससी करनी, तो मेरे से शायद एफएससी होती ना, या मैं से शायद बीएससी ना होता। तो मुझे उन्होंने प्रेशराइज़ नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जो आपने करना, बट करना आपने अच्छे तरीके से है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पूरे मुआशरे में ये सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर है। यस यू आर राइट। राणा साहब, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को, अब देखें बहुत सारी सुसाइड हुई है पिछले कुछ अरसे में, उनमें अगर मेजर फैक्टर देखें क्या नज़र आ रहा है? जी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अच्छा क्यों बने जी? सोसाइटी में चल रहा है जी, आपका नाम होगा, आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा, कल को अच्छा कमाएंगे। हमने हर चीज़ को लिंक कर दिया पैसे के साथ। इस चीज़ की गारंटी तो नहीं है ना कोई। अब बच्चा जो एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, बच्चा एक अच्छा फिजिक्स में पढ़ सकता है, उसको क्यों बायो करवा रहे हो भाई? बच्चा मैथ्स में अच्छा जा सकता है, आप उसको क्यों कंप्यूटर में धकेल रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर आज भी है। ये इस वक्त का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। कि इसकी मिसाल हम ऐसे देते हैं कि हम मछली जो है उसको कोशिश कर रहे होते हैं दरख्त पे चढ़ाने की, और बंदर को हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वो तैराकी करे। तो ये हो नहीं सकता ना। मछली को अल्लाह ने अलग से बनाया, बंदर को अलग से बनाया। हमारे इर्द गिर्द में हमें इतने दरख्त नज़र आते हैं, फलदार, फूल नज़र आते हैं, सायादार। तो इंसान भी ऐसे ही है। तो इंसान भी उसी एक जंगल की मानंद है। जब आप किसी एक जंगल में चले जाएं जहाँ पे वैरायटी ऑफ ट्रीज़ हो, जहाँ पे
वैरायटी हो फूलों की और नबातात की और वो भरा हो, तो इंसान भी ऐसा ही है। तो हर एक ने एक सा काम तो नहीं करना ना, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप बच्चे को जब तक, और मैं इसकी अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि हम अजीब से लोग हैं कि हम एक बीज बोते हैं, बच्चा भी तो एक बीज की मान्यता है ना, बीज बोते हैं और बीज बो के हम उसके ऊपर एक बॉक्स रख देते हैं कि अब तुमने इसी के अंदर ही घूमना फिरना, तो वो कितना ग्रो कर जाएगा। जब तक आप उससे, हाँ अगर आपको नज़र आए कि यार ये थोड़ा इसकी शाखें बाएं दाएं बाएं बाहर निकल रही हैं, एक तो ग्रो होने दे, फिर उसको ग्रेजुअली ट्रिम कर लें तो वो दरख्त खूबसूरत हो जाएगा। तो ये हमारा एक इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपने बच्चों को स्पेस नहीं दे रहे। हम अपने बच्चों को एवेल्यूएट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा इशू है इस वक्त इस बात को लेकर, एक रैट रेस है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बच्चों को बिल्कुल मौका देना चाहिए, और अगर वो बच्चे वो बनेंगे जिसके लिए अल्लाह ने उनको पैदा किया, बिल्कुल उसमें अगर आप उनको हेल्प करेंगे तो वो ना खुद ग्रो करेंगे सिर्फ, बल्कि फैमिली करेगी और अल्टीमेटली मुल्क भी करेगा। बल्कि आप इस पे थोड़ी रोशनी डालिए कि आप तो डेली पेरेंट्स को भी मिलते हैं और बहुत सारे आपके पास असातिज़ा भी आते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या आपने फिगर आउट की इतने 20-22 साल में जो आप लगे रहे इस डोमेन में? कोई वजह नज़र आई कि हाँ यार ये एक मेजर 1 या 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स, शायद एजुकेशन नहीं है, शायद उनकी खुद की भी उस तरह से अपब्रिंगिंग नहीं हुई, सिर्फ एक वजह सोसाइटी का प्रेशर, सिर्फ एक वजह अनजस्टिस। ठीक है, जब आपकी सोसाइटी में जस्टिस नहीं होता जी, तो फिर आपके स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं। फिर आपके सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स जो है वो गाड़ी होता है, आपका बैंक बैलेंस होता है, आपका घर होता है, आपके असर व रसूख होते हैं, आपकी अप्रोच होती है, आपकी PR होती है। ये कब होता है? जब अनजस्टिस होता है। अगर जस्टिस हो, मैं अक्सर ये मिसाल शेयर करता हूँ, कहीं हम बैठे हुए थे दोस्तों में, तो ऐसे अल्लाह ने जहन में डाली तो मैंने बात की, तो उन्होंने कहा जी अगर एक गाँव का एक चौधरी मर जाएगा जी, तो मैंने कहा अगर वो एक मर जाएगा तो पीछे और बहुत सारे चौधरी पैदा हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा जिसका हल क्या? मैंने कहा उसका एक ही हल है कि सारे गांव को चौधरी बना दें। तो जब सारा गांव चौधरी बन जाएगा तो फिर अच्छा चौधरी कौन होता है? चौधरी वो होता है जिसके अपने जो हकूक हैं वो पूरे होते हैं। चौधरी वो होता है जिसके कोई हक पे डाका नहीं मार सकता, उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता, उसको कोई गाली नहीं दे सकता, उसका गिरेबान नहीं पकड़ सकता, उसको ये डर खौफ नहीं होता कि मेरे से कोई चीज़, मेरी रिस्पेक्ट, मेरा माल, मेरे मामलात मुझसे छीन लेगा। यही चौधरी है ना। अच्छा वो ओवर हो जाता तो वो चौधरी नहीं होता, वो बदमाश बन जाता है। उसको हमें चौधरी नहीं कहना चाहिए, वो बदमाश बन जाता है। तो चौधरी की इज्जत, माल, जान महफूज होती है। तो अगर सबकी महफूज हो जाए तो सारे तो चौधरी हो जाएंगे। तो अब इशू क्या आया कि जब ये इतना डिसबैलेंस आया, जब इतना अनजस्टिस आया हमारी सोसाइटी के अंदर, तो वालिदैन को ये लगा कि नहीं यार ये अगर डॉक्टर नहीं बनेगा ना तो ये हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कैसे करेगा? इसके पास पैसे नहीं होंगे, इसके पास स्टेटस नहीं होगा, इसके अगर PR नहीं होगी तो ये हक कैसे लेगा? आज PR पता क्यों चाहिए लोगों को? अपना हक लेने के लिए कि मेरे साथ कोई ज़्यादती ना कर जाए। तो ये मेरे नज़दीक ये एक सबसे बड़ी वजह है। सोसाइटीज़, माशरा, आपके लोग, आपकी फैमिलीज़, आपके सिस्टम्स एक ही बुनियाद पर चल रहे होते हैं, और वो है जस्टिस। बिल्कुल ऐसे है। एजुकेशन में आप देखिए बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने बड़ा लेटर ऑन एजुकेशन में आगे बढ़े। आप कितने लोगों को तालीम दे देंगे, कितने लोगों को PhDs करा देंगे, कितने लोगों को MPhils करा देंगे, लिमिट है ना। मतलब आप UK USA जाते हैं तो सारे तो MPhil PhD नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने मुआशरे को बेस किया जस्टिस पे तो सब एक से हो गए ना। अब जब सब एक से हो गए तो वो जो जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है वो भी वैसी ही लाइफ एंजॉय कर रहा है जैसी लाइफ वहाँ का डॉक्टर एंजॉय कर रहा है। वो थोड़ा सा आप उससे है, वहाँ आप जाते हैं तो एक जैसे ही घर हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी गाड़ियाँ, एक जैसे वो कपड़े पहनते हैं, और उनको ये खौफ नहीं है कि यार मुझे कोई थानेदार बुला लेगा, उनको ये खौफ नहीं है कि यार मेरे से कोई चीज़ को छीन लेगा या रात को मेरे साथ क्या होगा। तो मुझे ये लगता है कि ये एक लोगों से बात भी करें ना, यूरोप में अभी मैं भी रिसेंटली होके आया, आप भी गए हुए थे, अभी लोगों से वहाँ पे बात भी करें तो ये आपको अमीरी गरीबी का जो यहाँ पे डिसबैलेंस नजर आ रहा है वहाँ नहीं नजर आएगा। किसके घर के बाहर क्या गाड़ी खड़ी है, किस घर में रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी बल्कि मैं नॉर्वे में जो है मेरे लिए मतलब इट वाज ऑनर फॉर मी, मैंने उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है उनका पॉडकास्ट किया है। यहाँ पे मैं मिल सकता हूँ किसी को, इधर तो फैक्ट्री तक को मिलना नहीं, आप US में मिल सकते हैं। एक टाइम है, आप उसमें अप्लाई करें और फी भरें और आप मिल सकते हैं। उनके जो
किंग है उनके पैलेस के बाहर मैंने व्लॉग बनाया है, उनकी जो नेशनल असेंबली है उसके बाहर मैंने व्लॉग बनाया है। नहीं, यहाँ तो कोई वहाँ पे किसी किस्म का वो नहीं है। तो इसी वजह से शायद मैं ये समझता हूँ कि चाहे तालीम कम है, डिग्री वाइज की बात कर रहा हूँ, चाहे तालीम कम है या ज़्यादा है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इंसान वाकई उस तालीम से कोई फ़ायदा उठा रहा है या नहीं है। तो इसमें आजकल जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जो थोड़ा सा डिसबैलेंस किया हुआ है हमने हर चीज़ को, जी ये ऊंचा स्कूल है, ये थोड़ा नीचे है, ये बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल आ गया। तो इस डिसबैलेंस को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एक बात याद रखिएगा, कोई घर हो, सोसाइटी हो, मुल्क हो, जब खुदा ना खास्ता किसी घर में एक कमरे में आग लगती है ना, तो सिर्फ वो एक कमरा मुकम्मल तौर पे तो जल जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि बाकी कमरे उससे महफूज रह जाए। कहीं ना कहीं उसका धुआं आएगा, कहीं ना कहीं आग भी जा सकती है। तो जब आपकी सोसाइटी के अंदर आपको जब थोड़ा सा कहीं पे डिसबैलेंस आता है, और डिसबैलेंस कब आता है? डिसबैलेंस तब आता है जब जस्टिस नहीं मिल रहा होता। जब आज यूथ को मैं जितने लोगों से मिलता हूँ वो कहते जी सिफारिश के बगैर तो जॉब ही नहीं मिल रही। वो मैं उनको कहता अल्लाह के बंदो ऐसा नहीं है, समझो इस बात को। लेकिन क्योंकि उसके साथ वाले ने सिफारिश के थ्रू जॉब ली होती है, वो सरकारी हो भले गैर सरकारी हो, उसका कोई ना कोई रूट होता है। अब वो जब पढ़ रहा होता है तो वो ये अपने जहन में बिठा लेता है कि अगर सिफारिश होगी तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है, CGP अच्छे का क्या फ़ायदा, प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा, इधर तो बंदा चलता ही जो है ना वो सिफारिश की बुनियाद पर, तो पूरा मैकेनिज़्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वक्त जो है वो हमारा एक मैकेनिज़्म के अंदर इस वक्त एक इशू आ चुका हुआ है, और वो इशू जो है सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में ही रिजॉल्व हो सकता है जब हम जस्टिस की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसका बुनियादी वजह क्या समझते हैं आप? बार बार जस्टिस की आप बात कर रहे हैं, तो ये खराबी पैदा कहाँ से हुई हमारे मुआशरे में? कौन इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, मुझे लगता है कि हम एक तो बड़ा अरसा मुसल्लत रहे हमारे ऊपर ना अंग्रेज़ कम्युनिटी, और अंग्रेज़ हम पे मुसल्लत रहे हैं, और हमें ना वहाँ पे ये एक फील भी आना शुरू हुई कि वो हमें दबाने की कोशिश करते थे। अच्छा, जब वो निकले, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जवाहरलाल नेहरू साहब को 17 साल जो है वो गवर्नमेंट करने के मौका मिल गया, कि जब वो हमसे पार्टीशन के बाद अलग हुए हैं। तो 17 ईयर्स वो जो आइडियोलॉजी थी, जिस आइडियोलॉजी के तहत वो इंडिया बना, या जिस आइडियोलॉजी के तहत हम उनसे अलग हुए, तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को 17 साल वहाँ पे प्रिवेल किया। हमारी जो है ना वो बदकिस्मती रही कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह 1948 में ही वफ़ात कर गए। अब वो जो गोरे की बाकियात थीं, आज भी वो उसी तरह से ही हम अपने मुल्क के निज़ाम को चला रहे हैं। लेकिन आदिल भाई, मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ यहाँ डिसएग्री करना चाहूँगा। सर 70-75 साल थोड़े हैं? क्या चाहते हैं हम? देखिए, मैं इसकी ना बार बार मिसाल देता हूँ, दुबई की मिसाल देता हूँ, चाइना है, इनकी क्या हिस्ट्री है, हमसे आधी एज है इनकी, ठीक बात आज है। वो कहाँ पहुँच गए? अगर हम यही देखें, इसी चीज़ को लेके चलेंगे, आज देखें अंग्रेज़ चला गया यहाँ पे, आज भी उस दिन हम बैठे भी जिक्र कर रहे थे कि हमारी जितनी ये शादियों की या बाकी जो हमारे कल्चर की रवायात हैं, 80% आज भी हम इंडिया को आइडलाइज करके चल रहे हैं, आज भी हम उन्हीं की रवायात ले रहे हैं। हुआ ये कि जो हमारी दीन का, जो हमारे मज़हब हमें सिखा रहा था, वो पीछे ले गए हम, जो हिंदुआना रस्में थी वो हम आगे ले आए। इस कमरे में अगर गंदगी हो और आप 75 साल ही ना साफ करें, हाँ, तो खुद ब खुद साफ हो जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं भी उसी तरफ आ रहा हूँ ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। हमने सफाई शुरू ही नहीं की ना जी, हमने सफाई शुरू ही नहीं की, हमने रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया। बिल्कुल सही। हमने जब अगर हम आगे बढ़ के सफाई ही नहीं करेंगे तो ये कमरा खुद ब खुद तो नहीं साफ होगा ना। उन्होंने कर लिया, जिसने सफाई कर ली उसने ग्रो किया, और जिसने उसको अच्छा समझा, जिसने समझा कि ये नो गो एरियाज हैं, फलां डिपार्टमेंट नो गो एरिया, फलां डिपार्टमेंट नो गो एरिया, फलां साहब नो गो एरिया। तो जब आपके इतने नो गो एरियाज हैं तो वो कैसी चीज़ें रिजॉल्व होंगी? नंबर 1। नंबर 2 में हमारा एक और बड़ा इसके साथ एक चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज ये है कि हमने हिंदुआना जो एक सिस्टम था उसमें हमने बड़ा वक्त गुजारा, और हमने अपने मुल्क का नाम रखा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं। हाँ। तो जब ज़िद हैं तो आप मुझे बताइए, कन्फ्यूजन पैदा होगा ना। अभी हम आज तक यही नहीं समझ पाए कि हमने जाना किस तरफ है। आप मुल्क से बाहर जाते हैं, अब मैं अक्सर ये एग्जांपल शेयर करता हूँ कि यहाँ पे आपके यहाँ एक चीज़ मना भी है, लेकिन जिसका मन चाह रहा है वो कर भी रहा है। बिल्कुल। बाय लॉज तो मना, हाँ। लेकिन जिसका मन चाह रहा है, जिसका जोर चल रहा है, वो छुप छुपाए वो कर भी रहा है। जब तक आप सेग्रीगेट नहीं करेंगे,
बाउंड्रीज नहीं खींचेंगे, लाइंस नहीं लगाएंगे कि भाई ये आपने करना तो ओके गो देयर, ये करना तो गो देयर, तो तब तक आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ना। तो जिस मुल्क की आप दुबई की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं भाई ये आपने करना, ये नहीं करना, ये अगर आपने ये करना तो आप इधर जाएंगे, ये करना तो आप इधर जाएंगे। अच्छा, और सबसे बड़ा जुल्म हमने अपने साथ हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हुआ, हमने 2-4 गुनाहों को गुनाह समझ लिया। और वो जो सोसाइटी के जो गुनाह थे, जो मेरे 98% जो मेरी जिसकी वजह से मुनीर भाई डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे ये जो कैमरामैन भाई हैं ये डिस्टर्ब हो सकते हैं सोसाइटी, उनको हमने गुनाह ही नहीं समझा। बिल्कुल। गाली देने के लिए ऊपर तो हमारे पॉलिटिशियन से कहते हैं हमारा कल्चर है। अल्लाह के बंदो, ये कौन सा कल्चर है? ये कल्चर, अगर हम इस कल्चर के पीछे चलोगे तो फिर 75 क्या, फिर 175 भी कम है। ऐसा ही है। आप किस कल्चर की बात कर रहे हैं ना? आप इंसानियत के कल्चर पे भी चले तो वो ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि हम कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, तो हमें कहा यार ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, और हम कह रहे हैं ये कल्चर है। तो भाईजान जब तक ये चीज़ें हम नहीं सोचेंगे, और हम जो एक मेरी ज़ात अगर आपसे महफूज नहीं है, आपकी ज़ात मुझसे महफूज नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि सिस्टम कैसे चलेगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब भी कोई इसको काम शुरू किया जाएगा या करना चाहिए, वो इंसाफ पे करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक और बड़ा अलमिया बन गया ना हमारे मुल्क के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मुनीर साहब ठीक हो जाए, सारा मुल्क ठीक हो जाए, मेरे अलावा मुझे ना मेरे चोर रास्ते जो है ना वो नहीं बंद होने चाहिए। और मैं सुबह से शाम तक लोगों को ठीक करने के लिए घर से निकलता हूँ। तो मादर के साथ ये सफ़र गलत है। वो एक बड़ी मशहूर एक स्टोरी बनी हुई है कि वो एक साहब थे, उन्होंने सोचा कि जी मैं दुनिया बदल दूंगा। तो वो 10 साल उन्होंने ज़ोर लगाया, पूरी दुनिया, कभी किसी मुल्क कभी किसी मुल्क। 10 साल बाद एहसास हुआ ये तो काम मुश्किल है। फिर उन्होंने कहा चले मैं पाकिस्तान बदलूंगा। वो फिर पाकिस्तान में ज़ोर लगाना शुरू किया, कभी इस शहर कभी उस शहर। फिर 10 साल गुजर गए, फिर उनको लगा भाई ये भी मुश्किल काम है। फिर उन्होंने कहा मैं शहर बदलूंगा। फिर कभी इकबाल टाउन, कभी जौहर टाउन, कभी डिफेंस। तो फिर भी उनको 10 साल बाद लगा भाई ये तो काम ख़राब है। फिर उन्होंने कहा मैं अपना टाउन बदलता हूँ, अपना मोहल्ला बदलता हूँ। उधर कोशिश की, कभी किसी के घर, कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब बिस्तर मर्ग पे आ गए तो अपने बच्चों कहते यार काम गलत स्टार्ट हुआ ना, स्टार्ट मुझे अपने से करना चाहिए था। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना ठीक हूँ, मैं सिग्नल तोड़ूँ, मैं प्रोटोकॉल हो मेरा, मुझे आईडी कार्ड के लिए लाइन में ना लगना पड़े, मुझे पासपोर्ट के लिए चक्कर में ना जाना पड़े, मेरे काम ऐसे 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 करके हों। लेकिन मुनीर साहब जो है ना उनको ठीक होना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि, लेकिन बात यह है कि खूबसूरत बात यह है कि रायमा पैदा हो रहा है। खूबसूरत बात यह है कि लोग अब डिस्कस करते हैं, जो पहले कभी होता ही नहीं था। अच्छा, फिर एक और हमने अजीब काम किया। ग्लोबलाइजेशन बिल्कुल एक सैलाब की तरह, इंटरनेट एक सैलाब की तरह। जब आपको पता चल रहा है कि वो सैलाब चलता आ रहा है, जब सैलाब आता है तो आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं ना। एक ऑप्शन ये है कि अगर आप कमज़ोर बंद लगाएंगे तो, और सैलाब अगर ज़्यादा शिद्दत में है तो वो तो उसको तोड़ देगा। अब दूसरा हल क्या होगा, उसको चैनलाइज करें आप रास्तों में कहीं कहीं उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के उसको। तो जब ये ग्लोबलाइजेशन होती है, जब इंटरनेट आता है, जब डेवलपमेंट आती है, जब नई सोच आती है, या जब कोई नया बिजनेस आता है, कोई नया काम आता है, ये सैलाब की तरह आता है। तो जब सैलाब की तरह आता है, उसको चैनलाइज अगर नहीं करेंगे तो नुकसान होगा ना। आपने क्या किया, आपने कहा कॉल सेंटर खोलें, कॉल सेंटर खोलें, हर गली मोहल्ले में कॉल सेंटर खुल गया, आपने चैनलाइज ही नहीं किया था। तो फिर क्या हुआ, सब बंद करना पड़ा। फिर आपने कहा अमेज़ॉन आ गया, अमेज़ॉन आ गया, खोल दो सारे अमेज़ॉन खोल दो। फिर क्या, वो सैलाब था, आपने चैनलाइज नहीं किया, फिर बंद करना पड़ा। फॉरेक्स आया, आपने कहा जी फॉरेक्स करें, ये करें वो करें, इधर का जाए उधर जाए, सैलाब था, आपने उसको चैनलाइज नहीं किया। चैनलाइज करते हुए आपने इतनी देर लगा दी कि नुकसान हो गया लोगों का। आप दुनिया में बदनाम हो गए, अमेज़ॉन में भी, आप कॉल सेंटर्स में भी, यार ये झूठ बोलते हैं, ये झूठा करते हैं। तो ये काम है इसको चैनलाइज करना। घरों के अंदर भी, फैमिलीज़ में, मुल्कों के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन हो जाती है, आज ये हम जो इंटरव्यू आपका रिकॉर्ड हो रहा, तो जब ये आप इसको ऑन एयर करेंगे तो ये नॉर्वे वाला भी ऐसे ही देख रहा होगा जैसे पाकिस्तान वाला देख रहा है ना। तो आप तो लिमिटलेस हो गए। तो जब आप लिमिटलेस हो गए तो फिर आपको भाईजान कुछ चैनल्स डेवलप करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, मादर पिदर आज़ाद चीज़ों को नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो आई होप सो कि अब चीज़ें डे बाय डे बेहतर हो रही हैं। मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चीज़ें। इसमें थोड़ा सा मैं इस पर भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो हमने ये सारी बातें की कि जो बर्बादी शुरू हुई हमारी,
क्या आपको लगता है कि राणा साहब ये हमारे घरों से स्टार्ट हुई, ये हमारी जो पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग थी, जिस तरह आपकी हुई या मेरी हुई, क्या आज हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग उसी लेवल पे कर रहे हैं? हालांकि हमारे पास एजुकेशन ज़्यादा आ गई, हमारे पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा आ गई, ग्लोबलाइजेशन का अवेयरनेस हमारे पास ज़्यादा आ गई, बट स्टिल बीइंग अ पेरेंट्स आज हम क्या उस लेवल पे जाके अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, या हमने उनको सिर्फ फेसबुक और इंटरनेट के ऊपर छोड़ दिया? नहीं कर रहे लोग। क्या करना है इसके लिए? मुझे अक्सर टीचर ये कहते हैं कि जी बच्चे बदल गए। मैं कहती नहीं, बच्चे नहीं बदले, साथीज़ा बदल गए। तो बच्चों का कसूर नहीं है, बच्चा तो फितरत पे पैदा हो रहा है। वो तो बच्चा है ना, बच्चा तो फितरत पे पैदा हो रहा है ना। बच्चा आज का iPhone 14 Pro है, हम अभी वो बटनों वाले पे ही लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा चीज़ें जो है वो मर्ज करना पड़ेगा। इस चीज़ में हकीकत है कि हमारे बच्चों को हमारे फ़ोन ज़्यादा बेहतर यूज़ करना आते हैं। हमें पता ही नहीं है उसके अंदर क्या फंक्शंस है और क्या उसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो अब हम हैं ना कसूरवार, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो क्या किया जाए? इसका छोड़ दें इसको हालात के ऊपर ही? नहीं, छोड़ क्यों दें? हर एक को अपने अपने, इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर का एक मिसरा है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का स्टार, एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट, एवरीवन। तो हमें समझने की ये ज़रूरत है कि जो हमारी औलाद है वो हमारा द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द वर्ल्ड। वो हमारी लेगेसी कैरी करेगा, वो हमारे नाम को कैरी करेगा, और अगर अल्टीमेटली मेरी को बचत होगी तो वो औलाद ही है। वो मेरी दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त बना सकती है, वो मेरी आखिरत भी ठीक करा सकती है। उस पर काम करने की इवन इसको थोड़ा मैं कहता हूँ अगर लालची पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लिया जाए ना, जो आजकल हम हैं, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट अल्लाह ने रखा हम में, बेशक ऐसे ही है। अब देखे ना, एक बंदा जो है ना वो पूरी 17 रकत पढ़ता है इशा की, साथ में नवाफिल भी पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, तो अल्लाह ने रखा है ना अंदर। बिल्कुल ऐसे ही। अब उसको ठीक यूटिलाइज करना ये मेरा आपका काम है ना। बेशक ऐसे ही। हम उसको गलत साइड पे लगाएंगे तो वो फिर हमारी चॉइस है। बिल्कुल ऐसे ही। अभी देखें बहुत सारी एग्जांपल हमें मिलती हैं कि आप बाप दादा ने बड़ी मेहनत करके एक एम्पायर खड़ा किया, आगे औलाद गलत निकल आई, पूरे का पूरा ज़ीरो कर दिया। बहुत सारे केसेस में हमें ऑपोजिट मिलता है कि बाप दादा शायद उतने बड़े लेवल पे बिजनेस को नहीं लेके जा पाए, आगे बच्चे अच्छे निकले, उनकी तरबियत सही हुई, उन्होंने मेहनत करना और खुश रहना सिखाना चाहिए बस बच्चों को। बिल्कुल, उनको लिमिट्स नहीं लगानी चाहिए, उनको दो काम सिर्फ सिखा दें, खुश रहना सिखा दें और उनको मेहनत करना सिखा दें, वो अपना रास्ता बना लेंगे। बिल्कुल। इस पर थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि ये जो हम शुक्रगुजारी के ऊपर हमारा बिल्कुल इस वक्त बिलीव ख़त्म है। हम सिर्फ अल्फाज की हद तक तो है या अल्लाह तेरा शुक्र, लेकिन उसके पीछे वाकई क्या शुक्र हो रहा है? देखिए, हम ना जब तक हम अल्लाह की ज़ात को महसूस नहीं करेंगे और अल्लाह की ज़ात को महसूस करने की कोशिश नहीं करेंगे और उन नेमतों को अल्लाह की ज़ात से जोड़ेंगे नहीं, तो हम शुक्रगुजारी पे जा ही नहीं सकते ना। क्या बात है। जब तक हम ये महसूस नहीं करेंगे। अब मैं आपके पास आया हूँ ना, तो मैंने टेंजिबली फील किया कि यार मुनीर साहब ने मुझे बुलाया, मुझे इतनी अच्छी चाय पिलाई है, बिस्किट मेरे सामने पड़े हुए, इतने ज़बरदस्त कमरे में वो अपना सारे काम छोड़ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये मैंने फील किया, तो मैं एक्नॉलेज भी करूँगा, मैं आपको थैंक्स भी बोलूँगा। लेकिन जिस अल्लाह ने आपके दिल में डाला, जिस अल्लाह की वजह से मेरा आपका ताल्लुक़ बना, जिस अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे कमरे में बिठाया, इतने अच्छे इंसान से मिलवाया, वो जो असल जहाँ से सोर्स बना, मैं उसको महसूस नहीं कर रहा। तो अगर मैं उसको महसूस करना शुरू कर दूंगा तो मैं फिर सबसे पहले उस ज़ात का थैंक्स करूंगा। और आपका थैंक्स भी मुझे ये सोच के करना कि यार ये अल्लाह का बंदा और ये इस अल्लाह के बंदे ने मुझे इतनी इज्जत दी है और अल्लाह ने इसके दिल में डाला। बिल्कुल सही। तो इंसान की शुक्रगुजारी इस नीयत के साथ कि अल्लाह का इंसान बंदा है, तो अल्लाह की भी शुक्रगुजारी है। ऐसा शख्स कभी भी शुक्रगुजारी में नहीं जा सकता जो इंसानों का शुक्र करने की हिम्मत नहीं रखता। पहले सीखे तो सही ना, जो वन ऑन वन है वो उसका भी नहीं थैंक्स कर रहा। तो जिसको अभी महसूस करने की कोशिश करनी है या जिस ज़ात को महसूस करना है, तो उस वक्त तक कहाँ पे कैसे पहुँच सकता? जो सामने टेंजिबल ही नहीं शुक्र है। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करना तो नाउज़ बिल्ला हम दूर की बात है, हम तो अपने दोस्तों का उस लेवल से शुक्रिया अदा नहीं करते जिस लेवल से करना चाहिए और जिस लेवल से हमें उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। तो जब हम इंसानों को एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे तो ये भी एक रास्ता है कि आप अल्लाह की शुक्रगुजारी की तरफ भी बढ़ जाएंगे। आप महसूस करना शुरू करेंगे। इंसान जब महसूस करना शुरू करता है चीज़ों को कि ये कैसे हुआ होगा, उस पर सोचता है और वो आंखें कान दिमाग बंद करके पागलों की तरह उस घोड़े की तरह नहीं भागता जिसके पीछे एक बंदा बैठा और उसको जिधर मोड़ना चाहता वो मोड़ता। जब वो महसूस करना शुरू करता तो फिर उसको एहसास होता कि हाँ यार ये कोई सिस्टम है, कोई मैकेनिज़्म है, सारे क्यों नहीं बैठे हुए। तो ये अल्लाह का मैं समझता हूँ कि उसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अहम बात ये है कि शुक्रगुजारी में
अगर मेरे लिए अल्लाह ने रिलैक्सेशन रखी है जी, तो अल्लाह को तो मेरी शुक्रगुजारी की ज़रूरत नहीं ना, मेरी डिमांड है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरी जो एक तकलीफ़ है वो अल्लाह का शुक्र अदा करके दूर हो जाएगी। मुझे चाहिए 100 रुपये, मेरे पास है 10 रुपये, मुझे गाड़ी चाहिए 4मैटिक मर्सिडीज़, तो मेरे पास जो भी गाड़ी है तो उसका तो पहले शुक्र, उसका तो मज़ा ले लूँ जो है। तो जो बंदा, मैं अक्सर ये बात शेयर करता हूँ कि ज़िंदगी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ ये वीडियो गेम की तरह, जैसे वीडियो गेम में स्टेजेस होती है ना, स्टेज 1 2 3 4, अगर पहली स्टेज ठीक से पार नहीं कर रहे ना आप, तो वो गेम आपको स्टेज 2 में नहीं लेके जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह भी कहते हैं भाई ये भी है ना, पहले इसको तो पास करो। तो आप पहले स्टेज 1 करते हैं, फिर अल्लाह आपको स्टेज 2 में ले जाते हैं, फिर आप स्टेज 2 करते हैं, फिर अल्लाह आपको स्टेज 3 में। और ये स्टेजेस आपकी इंटेलेक्चुअली भी होती हैं, स्पिरिचुअली भी होती हैं, फिजिकली भी होती हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स पे भी होती हैं, हर तरह की स्टेजेस होती हैं। ऐसे ही है। तो जैसे जैसे अल्लाह को लगता है, जैसे वो जो वीडियो गेम के अंदर एक जिसने उसको बनाया होता है वो कहता है यार ये काम पूरा करेगा ना, ये रास्ता ढूंढ लेगा या ये मिशन कंप्लीट करेगा तो अगला अनलॉक हो जाएगा, तो फिर अगला अनलॉक होगा, उससे पहले अनलॉक नहीं होगा। तो जो है पहले उस स्टेज को तो मुकम्मल पार करें। हाँ, वो पार होगी तो फिर अल्लाह पाक इंशाल्लाह स्टेज 2 में। तो कई लोग स्टेज 1 में ही घूम घूम के जिंदगी गुजर जाती है, कोई वो ऐसी स्टेजेस पे चले जाते हैं कि वो नई से नई आती हैं, फिर नई गेम लेनी पड़ती है, फिर उसकी स्टेजेस खुलती हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट दी। बिल्कुल ऐसे। इसी जो आपने अभी आंसर किया ना, बड़ा खूबसूरत आंसर, इसको मैं लिंक करूंगा अभी हमारे टीचर हजरात के साथ। आप खुद भी एक उस्ताद हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सर अभी भी याद है, बल्कि एक छोटा सा वाक़या यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। मैं 6ठी क्लास में था गालिबन, मैं पहले भी 1-2 दफ़ा शेयर किया। तो मेरे वाल साहब ने मेरे लिए यूएसए से, वाल साहब उस वक्त यूएसए में थे, तो एक घड़ी लेके आए, कैलकुलेटर वाली घड़ी उस वक्त आई थी नहीं। तो मेरे पाक स्टडीज़ के टीचर थे, तो सबक याद नहीं हुआ उस वक्त, डंडे डूंडे तो आम ही पढ़ते थे। सर उन्होंने मारी स्टेक, तो मैंने हाथ यूँ पीछे किया तो वो मेरी लगी घड़ी के शीशे पे। $125 की घड़ी थी उस वक्त में ये, ठीक है। और पहले दिन वो घड़ी का शीशा टूट गया एंड आई वॉज लिटरली विद टीयर्स। लेकिन सर मेरे मुंह से उफ तक नहीं निकली। क्या, किस वजह से? उस्ताद की इज़्ज़त। आज क्या है, आज उस्ताद की इज़्ज़त भी ख़त्म हो गई। उस्ताद समझता है जी मैं सैलरी ले रहा हूँ, ठीक है, मेरी ये ड्यूटी है। बच्चा समझता है जी मैं फ़ीस दे रहा हूँ, ख़रीदा हुआ उस्ताद को। ये जो उस्ताद और शागिर्द के बीच में जो ताल्लुक़ ख़त्म हुआ है, ये कम हुआ है, या ये मैं समझ लूँ कि जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट था उसको निकाल दिया गया इस पूरी डोमेन में, इसके पीछे आप क्या रीज़न समझते? देखिए, इसमें 2 बेसिक मुहर्रकात हैं। हमारे वालिदैन जब हमें किसी टीचर के पास छोड़ के आते थे तो वो उसको कहते थे कि जनाब खाल आपकी हड्डियाँ हमारी, ठीक। और हमें भी वो सुबह दोपहर शाम इस बात को वो न सिर्फ कहते थे बल्कि प्रूव करते थे कि उस्ताद की इज़्ज़त जो है वो तुमने करनी करनी है। तो वो हमारे अंदर इम्पार्ट किसने की थी? वो हमारे अंदर इम्पार्ट की थी हमारे वालिदैन ने, हमारी सोसाइटी ने। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो ये एक पहला मुहर्रिक था, दूसरा मुहर्रिक क्या था? वो जो टीचर पढ़ा रहा होता था ना, वो भी तो आखिर तनख्वाह लेता था ना उस दौर में, सरकार से भले लेता था। तो ये तो नहीं कि उसके कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स अटैच नहीं थे। या अगर वो घर में कुछ बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाता था या घर उसके को पढ़ने जाता था, तब तो खैर होम ट्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। करीब में गली मोहल्ले में हम किसी टीचर के पास चले जाते थे पढ़ने, पैसे तो वो भी लेता था जी। लेकिन उस वक्त का जो उस उस्ताद का जो सोचने का अंदाज़ था वो इससे मुख्तलिफ था। वो कहता था कि तुम अगर मुझे पैसे दे भी रहे हो ना, तो अगर कोई ऐसा बच्चा नज़र आता था उसको जिसको इस बात पर बड़ा जोम होता था मैं पैसे देता, वो उसको कहता तुमने कल से आना नहीं है जी, ठीक। तो ये 2 मुहर्रकात थे। एक तो वालिदैन थे जो कि बच्चे के अंदर इम्पार्ट कर देते थे, और दूसरा वो उस्ताद जो था वो कहता था ठीक है यार, मैंने पैसे लेने, मैंने अपनी खुददारी थोड़ा बेची है, ठीक है। और वो ये सोचता था कि यार मैंने इसको कुछ ना कुछ दे के भेजना है। और वो उस वक्त गैजेट्स नहीं थे, उस वक्त रैट रेस नहीं था, बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए थे। तो वो कहता था कि यार अच्छा, उस वक्त अमीर गरीब में फ़र्क क्या था? वो फ़र्क ही नहीं था। लिबास, मुझे याद है बचपन के अंदर हमारे वालदा मोहतरमा जब हमारे लिए कपड़े लाती थी तो 2 तरह के होते थे। एक को कहते थे वॉशन वेयर, एक को कहते थे कॉटन, ठीक है। तो ये 2 होते थे और वो मिलते ईद के ईद थे। अब बच्चे को कैसे उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जब उसको थ्रू आउट द ईयर मिलते हैं, जूते हमें ईद के ईद मिलते थे। तो वालिदैन ने एक तो बड़ा उसमें अहम किरदार अदा किया था जो हम नहीं कर रहे। मतलब मेरे बच्चों को अगर एक ट्यूटर घर पे पढ़ाने आता है तो मैं अपने बेटे को भरमला इस बात का, क्योंकि जब वो घर आके बैल देता है तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे आज से 1997 में मैं किसी के घर जाके बैल देता था।
और बाज़ हमें जिनके पास मैं पढ़ाने जाता था कोई हमें चाय पूछता था, कोई नहीं पूछता था। तो मैंने अब अपने बच्चे को, अपने बेटों को बड़ा सख्ती से, बेगम साहिबा को बड़ा सख्ती से बोला हुआ है कि एक तो उनको वेट ना करना पड़े, दूसरा खाली चाय नहीं सर्व होगी, अगर खाने का टाइम है तो खाना रखना, चाय है तो साथ में कोई बिस्किट, मिठाई या कोई भी चीज़ जो है वो आपने उनकी इज्जत करनी है। और वो कभी मैं अपने बच्चों के जो टीचर की जो फ़ी है वो बच्चों के हाथ से उनको नहीं देता, इवन कारी साहब हो, इवन टीचर हो, वो मेरा और उनका मामला है। मेरा बच्चा नहीं उनको पैसे पकड़ाएगा, या तो बेगम साहबा देंगी या मैं उनको ऑनलाइन भेजूंगा। ये नहीं होगा कि बच्चा गिन के सर ये आपकी फ़ीस है, नहीं, ये नहीं, क्योंकि मैं तो उस प्रोसेस में से गुजरा हुआ हूँ ना। तो मेरा ख्याल है ये 2 महरक़ात है, इन पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और देखिए ऐसे नहीं कहा गया कि पहली दरसगाह जो है ना वो घर है, माँ की गोद है। माँ का बड़ा किरदार है, वालिद का बड़ा किरदार है। वो किरदार हम अदा करने में इस वक्त नाकाम रह रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हमें नई किताबों ने ये पढ़ा दिया है कि और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। भाई बिल्कुल बढ़ो, लेकिन तख्लीक में आगे बढ़ो, लेकिन तहकीक में आगे बढ़ो, लेकिन सोच में आगे बढ़ो। सिर्फ पैसों में या इन चीज़ों में आगे मत बढ़ो, सारी चीज़ों में आगे बढ़ो। तो ये 2 महरक़ात हैं, थोड़ा टीचर्स को भी अलाइन करने की ज़रूरत है। उस वक्त के जो टीचर भी अगर देखें ना, मुझे अभी भी याद है मेरे खालू अभी भी हयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, वो पूरे इलाके में आसपास के को 20 गाँव से जो है ना लोग उनसे मुशावरत करने आते थे, माशाल्लाह बड़ी इज्जत थी। अब यकीन करें कि मतलब बहुत बड़े जब हम हो गए ना तो हमें पता चला कि खालू का नाम क्या है, वरना उनको मास्टर साहब कहते। अच्छा आज भी बड़ी है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं कभी किसी मार्केट में जाऊं, बैंक में हूं, किसी रेस्टोरेंट में हो, मुझे वैसे इतना अरसा हो गया हर जगह कहीं ना कहीं स्टूडेंट मिल ही जाता है। तो जो मुझे थोड़ा सा झुक के मिलता ना, मुझे अंदाज़ा हो रहा था ये मुझसे पढ़ता रहा। हालांकि मैंने पिटाई की अपने टीचिंग दौर में, अब तो मैं बाकायदा नहीं पढ़ाता, जब तक मैं बाकायदा पढ़ाता था तो जितना मैं बच्चों की पिटाई करता था शायद ही कम टीचर्स ने की हो, मेरे जो इर्द गिर्द होते थे। लेकिन मैंने कभी इसलिए नहीं मारा था उनको कि मुझे कोई घर का गुस्सा होता था या मैंने उनके ऊपर कोई अपना रोब जमाना हो। जब मुझे लगता था कि इसका जो ये जो एक्ट है इस पे इसकी पिटाई होनी चाहिए, अगर इसका वालिद भी होता इसकी पिटाई करता। हालांकि मैंने बड़ी कम एज में पढ़ाया, मतलब मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो आई वॉज द यंगेस्ट वन, लेकिन फिर भी बच्चा मुझसे प्यार करता था। और मुझे आज भी याद है कि अगर हम बच्चे के सामने मैं जाकर खड़ा होता था, हज़ारों बच्चों के सामने भी, तो उनको पता होता था कि नहीं यार इनसे बात ज़रा अदब से तरीके से करनी है। तो आज भी वो सारे बच्चे बड़ी इज़्ज़त करते हैं, उनके वालिदैन इज़्ज़त करते हैं। वो जो पुराने बच्चों के जो वालिदैन हैं वो आज तक अपनी घरों की शादियों में बुलाते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो थोड़ा सा हमें एज टीचर अपने आप को रिवाइव करने की ज़रूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ नज़र आ रही है ना, टीचर भी, हालांकि जिस हम इस वक्त दौर में चल रहे हैं, टीचर्स को तो ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीचर को इस वक्त जो ज़्यादातर है, मैं हर एक की बात नहीं करूँगा, लेकिन मेजॉरिटी आपको वही मिलेगी जो डोमेन से, अपनी डोमेन से ठुकराई जाती है। कोई टीचर आपको इस वक्त ऐसा नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे तो बैंक में बड़ी अच्छी जॉब मिल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह एट दैट टाइम। और उस दौर में की नहीं, आज की बात करो, आज के देखिए अब हम इस वक्त जिस लेटेस्ट, उस दौर में ज़्यादा मुश्किल था ऑनेस्टली। कैसे मुश्किल था उस दौर में? तो प्राइवेट सेक्टर में तो इदारों का वजूद ही बड़ा कम था। प्राइवेट सेक्टर के लोगों की तो तनख्वाहें कोई नहीं होती थी। वो कहते थे मास्टर दे नाल शादी करनी है या मास्टर है ये, तो वो ज़्यादा मुश्किल था। अभी तो हम अपने राइट लेफ्ट में देखते हैं तो इकनॉमिकली हमारा टीचर बड़ा ग्रो किया, प्राइवेट सेक्टर का भी, गवर्नमेंट सेक्टर का भी। तो ये इसमें जो बात रही, देखिए एक बात, ये बात ठीक है आपकी, हम भी अक्सर जब टीचर्स के साथ बैठते हैं, क्योंकि इंसान है ना जी। अगर आज आपको कहा जाए कि आप ऑप्शंस दें तो आप कहेंगे कि मैं फ़लाँ काम करना चाहता हूँ, फ़लाँ करना चाहता हूँ, फ़लाँ बनना चाहता हूँ, फ़लाँ बनना चाहता हूँ। तो इंसान है, कदगन तो नहीं है जी। तो ऑब्वियस है कि उनमें से बहुत सारों का ख्याल ये होगा कि वो बन जाएं, पायलट बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। अच्छा, उसमें भी हमारे करे कलम का कसूर है, उसमें भी हमारे जो असातिज़ा कराम को जो पाक्स एंड प्रिविलेजेस देने हैं उसका कसूर है। मतलब हम जब पढ़ते थे कि जी आपका एम ऑफ लाइफ लिखें, तो कभी नहीं हमारे एम ऑफ लाइफ के एसे के अंदर कभी किसी ने लिखने की जहमत महसूस की कि इसमें टीचर भी लिखते हैं। तो एम ऑफ लाइफ के अंदर या फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर आता था या पायलट आता था या इंजीनियर आता था, तो कभी टीचर नहीं लिखा ना। हम ये क्यों समझते हैं कि रातों रात चीज़ें ठीक होंगी? नहीं भाई, आपको पूरा एक मैकेनिज़्म डेवलप करना पड़ेगा, आपको अपने एसेज में लेके आना पड़ेगा टीचर को, आपको अपने मुल्क के असातिज़ा को हीरो बना के पेश करना पड़ेगा। वो तो मेहरबानी है मुशर्रफ साहब की, उन्होंने सलाम उस्ताद का ही एक कम से कम निकाल दिया था और वो एक डे रख दिया और वो दुनिया में भी होता। तो वो पूरा एक रिवाइव करना पड़ेगा मैकेनिज़्म को। तो उस्ताद जब तक आपके अंदर, आपको, आप देखिए, मुझे आप एक बात बताइए, आपके बच्चे हैं,
आप कभी भी नहीं चाहेंगे एकदम से कि यार ये टीचर बन जाए। हकीकत है। ठीक है, आपका बच्चा जो है, क्यों, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमें वो बहुत ज़्यादा कमाते हुए नज़र नहीं आ रहे ना। मतलब हम पे या चंद लोगों पे अल्लाह ने बड़ा एहसान किया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर करम किया, अल्लाह ने एक अच्छा मैकेनिज़्म डेवलप कर दिया, अल्लाह का एहसान है, करम है। लेकिन उसका जो नंबर है वो बहुत थोड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर नज़र आता है वो लाखों करोड़ रुपए में कमा रहा होता है, प्रॉपर्टी वाले तो वैसे ही छाए हुए हैं। आपको ना मज़ेदार एक बात बताता हूँ। मैं भी रिसेंटली जब नॉर्वे गया तो छोटे भाई का बेटा, हम उसको जो है ना स्कूल बाहर आके कहते हैं, उसको स्कूल से लेने गए तो भाई मुझे कहता है ये गाड़ी देख रहे हो, टेस्ला खड़ी थी। कहता है ये वजी नाम है मेरे जो है ना भाई के बेटे का, कहता है ये वजी की टीचर की टेस्ला है। 2 दिन बाद हम यूनिवर्सिटी गए तो वहाँ पे पीएचडी प्रोफेसर था, तो उससे ऐसे डिस्कशन होने लगी ये कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड ही। तो वो बड़ा मुझे लगा कि वो मुझसे ज़्यादा पैशनेट है इस डोमेन में। तो मैंने कहा बनाते क्यों नहीं हो? कहता नहीं, मैंने अपनी लाइफ जो है ना वो डिवोट कर दी है रिसर्च के लिए। वाह वाह। अब थोड़ी देर बाद फिर वो डिस्कशन हो रही, मेरी भाभी भी पीएचडी प्रोफेसर है, तो थोड़ी देर बाद जो है ना डिस्कशन उनकी आपस में हो रही कि नहीं उस डिपार्टमेंट में सैलरी ज़्यादा, उसमें ज़्यादा। लेकिन इन दोनों का कॉमन स्टैंस क्या था? लेकिन हम इस वक्त जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, यहाँ हमें सैलरी की परवाह नहीं है, हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। दोनों टीचर थे, ठीक है। अब वहाँ पे जो चीज़ डाली गई उनके मुआशरे में, एक गोरा है और एक पाकिस्तानी है, ये दो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो माहौल ने उनको इस तरह से चेंज किया कि उनके लिए ये प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सैलरी। तो हमारे यहाँ पे अभी टीचर्स देखें, कोई टीचर आपको किसी डोमेन से नहीं मिलेगा। आज मैं ये कहता हूँ कि अगर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेशनल डोमेन का बंदा पढ़ाने लग जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे देखिए, आप टीचर भी हैं लेकिन एट द सेम टाइम आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। अब आपके मुंह से जो निकली हुई बात होगी वो प्रैक्टिकल होगी, ठीक बात, रादर देन एक टीचर जो कि सिर्फ एक बुक ही पढ़ा रहा है। देखिए होता है, पता क्या है, कोर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ये एक बैलेंस है, ये एक बैलेंस है। कुछ से आपने कोर पढ़वाना है, कुछ से आपने प्रैक्टिकल पढ़वाना है, कुछ को आपने बेसिक एजुकेशन के अंदर लेके चलना है, फिर कुछ उसको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाना है। तो इट्स अ राइट मिक्स, इट्स अ राइट मिक्स। देखिए वहाँ की सोसाइटी के अंदर ना आपकी बेसिक नीड्स बड़ी सोनी पूरी हो रही है, ठीक है। तो बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, अमीर का भी वैसा ही घर है, गरीब का भी वैसा ही घर है, मिलते जुलते घर हैं। जो बहुत लॉर्ड्स हैं वो बड़े बिलियनेयर हैं, तो कहीं दूर पार में वो रह रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये एक प्रॉब्लम है ना, टीचिंग के अंदर आज भी मतलब मुनासिब पैसे हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे नहीं हैं। हाँ, बनाने वाले बहुत भी बनाते हैं। मैं ऐसे टीचर्स को भी जानता हूँ जो महीने का पढ़ा के बड़े आराम से 20-25 लाख रुपया कमा लेते हैं। यस, ये पाकिस्तान में है? यस, क्या बात है। और वो मतलब बड़े अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं ए लेवल ओ लेवल के अंदर। सही तो हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं है। और बहुत बड़े बड़े नाम हमारे मुल्क के अंदर टीचर्स में निकले हैं। बिलाल कुतुब साहब को आप देख लें, आप कासिम अली शाह साहब को देख लें, आप मैं समझता हूँ कि चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने जो सुपीरियर ग्रुप के हेड हैं, वो उन्होंने टीचिंग से अपने करियर का आगाज़ किया। हमने होम ट्यूशन से करियर का आगाज़ किया। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। तो डिपेंडेंट है कि आप उसके अंदर उस काम को लेके सीरियस कितने हैं। अगर आप 2 कश्तियों को ही सवार हैं, आप एक देखें आज हम ये कर रहे हैं ना जी, इसमें आपको मज़ा भी ना आ रहा हो तो कैसा होगा? ये कनेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा, कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो आप इस वक्त सब कुछ छोड़ के, हम वन ऑन वन है, हमें नहीं पता, अभी 36 काम छोड़ के आए, 36 जाके करने, आपने भी अभी एक इंटरव्यू देने जाना है। तो अब अगर वहीं फंसे रहेंगे तो काम खराब है ना। तो बात ये है कि जो आप काम कर रहे हैं, अगर आज वो काम खूबसूरती से नहीं कर रहे, काम नहीं बढ़ेगा। बेशक वो कहते हैं ना कि कल अच्छा बनाना है भाई, आज अच्छा बनेगा तो कल अच्छा होगा, इसको तो एंजॉय कर लें पहले। यस, तो ये भी थोड़ा हमारी जो कम्युनिटी है, टीचिंग कम्युनिटी, मैं अक्सर ट्रेनिंग्स के अंदर इनको बारहा यही बात समझाने की, कहने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपने मास्टर्स किया था आज से बड़े साल पहले। और एक एग्जांपल मैं इसकी देता होता हूँ कि आपने गली की नुक्कड़ पे एक स्टोर बनाया, उसमें आपने 10 लाख रुपए का सामान डाला, 25 साल आपने सामान को अपग्रेड ही नहीं किया, तो आपकी कमाई बढ़ जाएगी क्या? नहीं बढ़ेगी ना। आपको यहाँ तो उसके और स्टोर्स खोलने पड़ेंगे या उस स्टोर को बड़ा करना। तो टीचर एक मास्टर्स किया, उसके बाद कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर रहा, उसके अलावा कुछ इंटरनेट पे नहीं पढ़ रहा, एलॉन मस्क को नहीं पढ़ रहा, वो जेफ बेजोस को नहीं पढ़ रहा, वो बिल गेट्स को नहीं पढ़ रहा, और पढ़ाया ICS में कंप्यूटर रहा, ठीक है ना, या BScs को पढ़ा रहा है, और उसको ये नहीं पता कि यार उसने क्या किया और कैसे उसने सारा ग्रो किया। तो जब आप अपने इंटेलेक्ट को नहीं बढ़ाएंगे, देखें एक बंदा अगर किराने की दुकान खोला तो उसका स्टॉक जो है ना वो ग्रॉसरी है ना, वो सामान है ना। तो टीचर का ग्रॉसरी क्या है, टीचर का स्टॉक क्या है? टीचर का स्टॉक उसका इंटेलेक्ट है, टीचर का स्टॉक उसका लर्निंग है। तो अगर वो अपग्रेड ही नहीं हो रही, वो जहाँ पे सन 2000 में खड़ा था 2023 में भी वहीं खड़ा है, तो फिर भाईजान तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। तो इससे वैसे दोनों का नुकसान भी है, तनख्वाह के अलावा ना। इससे राणा साहब, दोनों का नुकसान किस तरह से है? पहला नुकसान तो उसको खुद को हो रहा है कि तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। दूसरा नुकसान ये हो रहा है जो बच्चे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अंडर,
टीचर के, बहुत बड़ा क्या नुकसान बच्चा है, बनेगा, बहुत क्या बड़ा बच्चा नुकसान बनेगा है, वो बहुत बड़ा अब ये नुकसान देखिए ना, सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारा बच्चा मैट्रिक करके निकलता है, उसको पता ही नहीं कि उसको आगे क्या करना है, ना उसके पेरेंट्स को पता है, ना स्कूल की तरफ से गाइडेंस है। उसके बाद फिर वो जब वो इंटर करता है तो उसको ये नहीं पता क्या है। आप 10 बच्चों का उठा के इंटरव्यू कर लें, 10 में से 8 बच्चे आपको यही कहेंगे जी वो मेरा दोस्त कर रहा था मैंने भी कर लिया, या उसने कहा फलाने ने मैंने कर लिया। बच्चे को एजुकेशन नहीं होगी, बच्चे को देखिए पता ही मैंने नहीं क्या स्टार्ट करना में आपसे कहा कि 2 काम उसको सिखा दें बस, खुश रहना और मेहनत करना। है। जी आप हर वक्त में उसकी उंगली पकड़ के उसको गाइडलाइन नहीं दे सकते। अब जो ग्लोबलाइजेशन के बाद की जो सूरत हाल है, अब भी अगर बच्चा नहीं करता ना तो मैं कहता होता हूँ कि यार तुम्हारा ही कसूर है। हाँ बिल्कुल, इतना सब अवेलेबल हो गया तो उसमें से भी अगर तुम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब तुम्हारे वालिदैन भी जोर लगा लेते ना तो तुमने यही कुछ करना था जो तुम कर रहे हो। बिल्कुल। तो बात यह है कि हमें उसके बेसिक प्रिंसिपल्स को ठीक करना, वो बेसिक प्रिंसिपल्स जब ठीक होंगे ना तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। इस वक्त सोसाइटी में अच्छा भी बहुत है, बहुत सारे इदारे अच्छा भी काम कर रहे हैं। इसी सोसाइटी के अंदर आज अल्लाह का इतना शुक्र है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब होने के बावजूद ये जो बच्चे हैं ये फिर भी कंट्रोल में है। यूएसए जैसे मुल्क में भी सम टाइम आपको पता जब लॉ एंड ऑर्डर ऊपर नीचे होता है तो वो फिर पूरे स्टोर को लूट के चले जाते हैं। वो गैंग्स बनते हैं, पूरे स्टोर लूट के ले जाते हैं ना। तो उन्होंने भी तो अपना एक मैकेनिज्म सख्ती के साथ जो है उसको रखा हुआ है। तो इतना बुरा भी नहीं हो रहा, दैट्स गुड। चीज़ें ग्रो कर रही हैं, अच्छे हो रहे हैं, छोटे शहरों में इदारे खुल रहे हैं, वहाँ का एजुकेशन का जो सिस्टम है, सेटअप है, वो ग्रो कर रहा है, लोग ग्रो कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर ग्रो कर रहा है, लेकिन माजरत के साथ जो अपने स्टॉक को, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ा नहीं रहा वो नहीं ग्रो करेगा। अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये जो नंबर गेम है इसमें दोनों पार्टीज, दोनों स्टेक होल्डर इसके जो है ना, 2 ही स्टेक होल्डर है, एक इंस्टीट्यूशन है और दूसरा पेरेंट्स है। ठीक, दोनों इस नंबर गेम में पड़ गए हैं जी। 1100 नंबर है, बच्चे के नंबर आ रहे हैं 1095, 1098, बट व्हेन यू सिट अक्रॉस द गाय, बच्चे का इंटेलेक्ट लेवल बिल्कुल जीरो है। वो तो मुझे लग रहा है 33 नंबर लेके पास होने वाला भी नहीं है। तो इस ये जो मिसबैलेंस हुई हैं चीज़ें, इसमें क्या समझते हैं कि कहाँ से हमारे माशरे में चीज़ जो है ना इसको डाला गया और क्यों आई है? देखिए हम ना अभी एवोल्यूशन में हैं। हमने जब हम पढ़ते थे तो हमें 8 सवाल आते थे, उसमें से हमने 5 लिखने होते थे, और वो 5 भी वो कहता था कि जितनी ये बालिश जो है वो ज़्यादा होंगी, शीटें बड़ी होंगी, उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो वो एक मैकेनिज्म था। उससे हट के फिर हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप पे आए, फिर हम थोड़ा हमने उसको शॉर्ट क्वेश्चंस किए, और फिर क्या हुआ, फिर नंबर पूरे मिलना शुरू हो गए। अब येस नो है तो उसमें टीचर क्या नंबर काटेगा, आपस की बात है, या शॉर्ट क्वेश्चन उसमें नंबर क्या काटेगा। तो अब आपने सिस्टम अगर वैसे डेवलप किया है तो बच्चे में तो फिर ये सलाहियत है कि बच्चे ने जैसा आपने पढ़ाया उसने उसको रट लिया। अब जब रट लिया तो आपने एग्जाम लिया और उस एग्जाम के अंदर उसने नंबर ले लिए। तो उसमें बच्चे का तो मैं नहीं कसूर समझता, नंबर 1। नंबर 2, देखिए टीचर का भी कसूर इसलिए नहीं है कि टीचर को तो बोर्ड ने, यूनिवर्सिटी ने एक करिकुलम दे दिया और उसने कहा इसी में से पेपर आएगा। बोर्ड जो है वो सेंट्रलाइज पेपर लेती है एक बोर्ड का, और वो पेपर होता है, बच्चे उसको करते हैं। और फिर उसके अंदर हमने कुछ शॉर्टकट्स रखे कि ये कॉम्बिनेशन होंगे तो ऐसे नंबर, ये कॉम्बिनेशन होंगे तो ऐसे नंबर। नहीं फ़र्क पड़ता इस बात से। मैं कहता हूँ 1100 में से 1100 भी ले लें। सही। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जो हमने करिकुलम दिया है उस करिकुलम को अगर हम उसको नेचुरल टाइम नहीं देंगे अपने बच्चे को। अब इंटरमीडिएट के अंदर क्या होता है, बच्चा टोटल 6 से 7 माह पढ़ता है, और फिर छुट्टियाँ आ जाती हैं, और फिर उसके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, और फिर सारे मामला था तो 8 माह 7 माह 8 माह पढ़ता। एक तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, उस शॉर्ट टाइम के अंदर आपने उसको बहुत सारे सिलेबस कराने होते हैं। अब जहाँ पे आपके भाई के बच्चे पढ़ते हैं या हम मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं 4 सब्जेक्ट्स टोटल पढ़ते हैं वो, ठीक है ना। वो कहते हैं भाई हिस्ट्री पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, मैथ पढ़ लो और फिजिक्स या कोई एक पढ़ लो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो वो ऐड होते जाते हैं। हम तो 8 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम कहते हैं भी तुम इस्लामियत भी पढ़ोगे, तुम तर्जुमातुल कुरान भी पढ़ोगे। तर्जुमातुल कुरान तुम अलग पढ़ोगे और इस्लामियत तुम अलग पढ़ोगे, और तुम ये सब्जेक्ट भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, और तुम्हारा बैग जब तक किताबों से भरा नहीं होगा तो हम स्पेस ही नहीं दे रहे उस बेचारे को। अब जब उसको स्पेस ही नहीं दे रहे और उसको एक बात समझ में आ गई कि यार मैंने अगर मेडिकल में जाना है तो मेरे नंबर 1098 होंगे तो मैं सेफ हूँ। अभी फिर आगे उस बेचारे ने एमडी कैट भी देना है। जी। अगला जुल्म जो है उस बेचारे के साथ कि उसमें अगर वो बेचारा ना पेयर हो सका, अच्छा ना कर सका, तो वो अपने 1098 नंबर से भी गया। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को
जो हम पढ़ा रहे हैं वो प्रैक्टिकली कैसे होता है और एक्सपेरिमेंट्स की तरफ कैसे ला सकते हैं, लैब की तरफ कैसे ला सकते हैं, और उनको हम प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को डेवलप कराने में क्वेश्चन आंसर। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जब से ऑब्जेक्टिव आए थोड़ा शार्प हुआ बच्चा, सही थोड़ा शार्प हुआ, पर हमारी मेमोरी, हमारा जो टाइम था वो मेमोरी का टाइम था। हाँ। कि बस ये ठक 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 चीज़ें आ गई तो बस ठीक है, वो उसके मुताबिक चल पड़ेंगे। लेकिन जो बच्चा है वो थोड़ा लॉजिकल हो गया, उसको येस नो में भी 36 मरतबा सोचना पड़ता, तो चीज़ें थोड़ा रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, करिकुलम को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, नई डेवलपमेंट्स लाने की ज़रूरत है। सिंगल करिकुलम को लाइक करते हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ करिकुलम क्यों सिंगल होगा जब आपके मुल्क के अंदर हर जगह पे इतनी आपने बाइफर्केशंस रखी हैं, तो मुझे बताइए कि उसमें से अकेला करिकुलम कैसे सिंगल हो पाएगा ना। आपने तो अपनी सोसाइटी को इतने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, A B C D E। पहले वो कहते थे ये सुपर एलीट क्लास है, ये एलीट क्लास है, ये पता नहीं फलाना है, अब ये एक लोअर मिडिल क्लास भी निकल आई, एक मिडिल क्लास भी निकल आई। तो आपने इतनी क्लासेस बना दी हुई हैं, तो जब इतनी क्लासेस आप बनाएंगे तो उन्हीं से निकल के इनिशिएट हुआ ना आपका एजुकेशन सिस्टम। तो जब आप बेसिक को नहीं ठीक कर रहे तो नीचे कैसे तब्दील ले आएंगे ना। जो कोर है पहले उसको संभालना पड़ेगा आपको, अपनी जो ट्रेन की इकोनॉमी क्लास को भी ठीक करना पड़ेगा। एक ही ट्रेन में एक से लोग जाते हैं, जो पार्लर कार में बैठता है उसकी कलफ नहीं टूटती, और जो बेचारा इकोनॉमी में बैठता है वो भूत बन के उतरता है। तो ऐसे नहीं होगा ना। आपने तो बाइफर्केशंस खुद इतनी ज़्यादा की हुई हैं, तो कुछ चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। हाँ, मैं सिंगल करिकुलम का बहुत ज़्यादा हामी हूँ। अच्छा, करिकुलम बनेगा किस बुनियाद पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक बच्चा जो प्ले ग्रुप में आ रहा है, वो 16 से 17 साल के बाद या मे बी 14 साल के बाद, जो ग्रेजुएशन के बाद वो निकलेगा। अब आपको आज प्लान करना है कि हमने 14 साल बाद कहाँ खड़े होना है, उसके मुताबिक आपको करिकुलम डिज़ाइन करना पड़ेगा। आज अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब 2030 में 2026 में स्पेस पे जाने वाले पायलट्स की रिक्वायरमेंट होगी ना। बिल्कुल। तो हम तो अभी सिंपल स्पेस का भी हम नहीं सोच रहे। तो देखना पड़ेगा, 2023 में खड़े हैं ना, तो हमने देखना पड़ेगा कि 15 साल बाद हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रीड आगे जाके 15 साल बाद निकलेगी। 15 साल बाद तो उसका करिकुलम वहाँ से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो फिर कहीं और फिर वहाँ से रिवर्स आना पड़ेगा, फिर आप कोई चेंज ला सकते हैं। आप करिकुलम चेंज कर दें। आपको पता ही नहीं है कि आपको अपने मुल्क में कौन से ग्रेजुएट कितने चाहिए। आपको तो यही नहीं पता कि आपको गंदम कितनी चाहिए, आपको तो यही नहीं पता आपको चीनी कितनी चाहिए। तो ग्रेजुएट तो बहुत दूर के सेंसेस है ना। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपने चले 15 साल छोड़ें, 6 साल के बाद आप क्या चाहते हैं, आप 8 साल के बाद क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप आज अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे तो मुनीर भाई को 10-12 साल बाद को आपको चीज़ें जो रोशनी नजर आएगी। तो क्या ये आपको लगता है ये पॉलिटिकली स्टैंड की वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं? क्योंकि हमने तो हर चीज़ को देखें, ये छोटा सा खित्ता है हमारे पास, लेकिन आबादी अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ है तकरीबन। हमने हर चीज़ को लिंक ही पॉलिटिकल उससे कर दिया हुआ है। आज आके हर चीज़ घूम फिर के, एजुकेशन हो, वो आपका दीन हो, वो आपका मज़हब हो, आपका ज़ात हो, आपकी बरादरी हो, हर चीज़ को हमने घुमा फिरा के आके एक सिर्फ वन लिंक के साथ डाल दिया। वो वन लिंक आपके वो है पॉलिटिकल। देखिए जी, 24 करोड़ के करीब अभी पता चला कि ऑलमोस्ट आबादी पहुँच गई है ना। 24 करोड़ में से ब्यूरोक्रेसी कितनी होगी, पॉलिटिशियन कितने होंगे, नो गो एरियाज़ कितने होंगे, सारे मिल मिला के मेरा नहीं ख्याल कोई 10, 12, 15 लाख, 20 लाख से ज़्यादा। वो तो मरदमशुमारी में शामिल भी नहीं होंगे बाय द वे। मैं वेस्ट कर रहा हूँ ना। अब मैं सारे का सारा मलबा उन 20 लाख पे डाल दूँ तो बाकी जो 23 करोड़ 80 लाख है वो क्या कर रहा है? तो भेड़ बकरी है ना। नहीं। तो देखिए, दुनिया में तो ये बड़ा मज़े का तरीका है ना कि 2, 4, 5, 7% से सारों को कंट्रोल करा लें। तो जो दुनिया आगे बढ़ी है उस तारीख को देखना पड़ेगा ना, उस तारीख में जाना पड़ेगा ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब को पढ़ना पड़ेगा ना, या यूके के इनकलाब को पढ़ना पड़ेगा, फ्रांस के इनकलाब को पढ़ना पड़ेगा। जिन्होंने पढ़ा आज वो जेल में डाल दिए। नहीं तो ठीक है ना, वो सारे लोग उससे गुजरे। मंडेला ने 20-22 साल जेल में गुजारे, तो इसमें क्या। आप मुझे एक बात बताइए, प्रोसेस के बगैर हो जाएगा ना भाई ना। ये तो नहीं होगा। आटा जो है ना वो ग्राइंड होके ही निकलेगा। ये तो है। ग्राइंड तो होना पड़ेगा, ग्राइंडिंग तो होगी। तो अभी तो ग्राइंडिंग कुछ भी नहीं है। दुनिया ने तो इससे बड़ी बड़ी ग्राइंडिंग्स देखी हैं। हम चाहते हैं बगैर ग्राइंड हुए हो जाए। सुबह उठें तो ठक करके जो है ना एक फिल्म की तरह, जैसे 3 घंटे के अंदर मुल्क भी बन जाता है, मुल्क ठीक भी हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो 3 घंटे की मूवी नहीं है ये सैकड़ों साल लगते हैं। हमने पहले भी बहुत सारे साल अपने मैं समझता हूँ कि जिस तरह से करना चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत प्लस है।
फिर भी अगर देखें इतने नामसाइद हालात में भी अगर हम देखें तो हम परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब हम कितने 272 रुपये में भी हम खुश हैं पेट्रोल डलवा के ना। मुझे किसी ने पूछा कि जी क्या बनेगा, मैंने कहा हमें आदत पड़ जाएगी, बिल्कुल, जैसे आज जो हमें पड़ी हुई है। पहली टैंकी पे थोड़ा दिमाग खराब होता है, उसके बाद तो ग्राइंड होना पड़ेगा। अच्छा, हमें भी यशी की आदत थी, वो भी कुछ ठीक हो रही है। हमें भी एसी चल रहा, लाइट चल रही, हमने भी फिक्र नहीं की। याद है बचपन में लिखते थे बिजली बचाइए अपने लिए, कौम के लिए। तो वो जनाब अली वो ख़त्म हो गई ना बात। फिर हमने, हमारे पास 4 पैसे आ गए, मुशर्रफ दौर में हम डेवलप किए, मोबाइल, गाड़ियाँ, चीज़ें अच्छी हुई। तो हमने कहा भाई ठीक है, अब एसी ऑन है तो एसी ऑन ही रहने दो। चले, इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमें थोड़ा सा सबक दिया है, नहीं 26 पे चलाना है और इसको जो है वो आपने बंद करना है या क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राइंड होना पड़ेगा, सही, ग्राइंडिंग के बगैर नहीं होगा। तो ये ठीक है, ये ग्राइंडिंग में हम सबको आना पड़ेगा। हाँ देखिए, आपके पास जैसे वो कहते हैं ना कि बुराई को रोकने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं ना। आप हाथ से रोकते हैं, आप ज़ुबान से रोकते हैं, आप दिल में बुरा जानते हैं। तो कम से कम आखिरी स्टेज पे ही हम आ जाएं। हम प्रॉब्लम ये है, हम आखिरी पे भी नहीं है इस वक्त। प्रॉब्लम ये है शुरुआत करनी है अभी कि हाँ कि हम आखिरी पे भी नहीं है। ज़ुबान से तो छोड़ दें, हाथ से तो छोड़ दें, हम आखिरी पे भी नहीं है। हम दिल में भी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। जब बुराई दाएं बाएं में हम बुरा समझना छोड़ते हैं तो इट्स नॉर्मल। क्या बात है। फिर हम कहते हैं यार ये क्या है। सर देखिए ना, आप 5 मिनट के लिए, मैं अक्सर ये बात जो है ना, अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि किसी भी मुल्क को कहते हैं देखना हो ना कितना मुहज़्ज़ब है, उसके सिग्नल पे खड़े हो। तो सर हमारे सिग्नल पे खड़े हो जाए, बड़ी गाड़ी वाले से लेके एक मोटरसाइकिल वाले से लेके कॉलेज के बच्चे से लेके हर बंदा। देखिए आज हम इस कमरे में 4 लोग बैठे हैं ना, हम 4 लोग बात कर लें, बस सिंपल सी बात है। अब मैं सुबह आ रहा था तो मेरा कुछ सामान, घर कुछ सामान रह गया, तो एक राउंड अबाउट से मुझे टर्न लेना था, बड़ा राउंड अबाउट था। तो एक तो मुझे ख्याल आया कि यार पहले ऑफिस से लेट हूँ तो यहीं से यू टर्न ले लेता हूँ। फिर अगला ख्याल आया कि नहीं यार इतने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा मुझे जब कोई और यू टर्न लेता है तो मुझे बुरा लगता है ना। तो अगर मुझे बुरा लगता है तो मैं अगर लूँगा तो शायद उसके भी ज़हन में भी कोई जल्दबाजी होगी ना, उसके पास भी लॉजिक होगी भाईजान। जब आप किसी कानून को तोड़ते तो कोई ना कोई लॉजिक होती है। कुछ लोग कहते हैं सारे तोड़ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे जल्दी थी, मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने कहा यार ये जब मैं 5 मिनट 7 मिनट की ड्राइव पे मैंने वापस जाना ही है तो ये 8 से 10 सेकंड क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने फिर राउंड अबाउट से उसको, तो इस कमरे में हम 4 लोग बैठे हैं, हम तो काम शुरू करें ना अपने हिस्से का। हम तो रात 2:30 बजे भी सिग्नल पे खड़े हो ना, हम तो कम से कम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, हम तो कम से कम जस्टिस पे आना शुरू हों, मेरिट पे आना शुरू हों, फैमिली के साथ मेरिट पे आएँ। भाई और एक हमसाये के अंदर फ़ैसला करते हुए भाई को सिर्फ इस बात पे मुकद्दम ना कर दें कि ये मेरा भाई है। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो फिर जज भी ऐसा ही करेगा ना, उसके पास भी जस्टिफिकेशन है, उसके पास भी जस्टिफिकेशन है गलत फैसला करने की। तो ये हम में से निकले हुए हैं। ये जो 10, 12, 20 लाख लोग हैं ना जो सिस्टम को चला रहे हैं, 2, 4, 5, 10%, ये हम में से ही निकले हैं। तो हमें अपने अपने हिस्से का काम। और मैं आज एक चीज़ नोट कर रहा था, मज़े की बात पे, तो जब मैं आपकी इस रोड पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ के जो बाहर एक ड्राइव थ्रू कहें या जो भी कहें, वो सारे बड़े साफ़ सुथरे थे, वो बड़े सारे एक नीट एंड क्लीन और एक लाइन में थे। हालांकि ये कोई बहुत कंट्रोल्ड सोसाइटी नहीं है जैसे बैरिया टाउन है या DH है। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार अगर इस रोड पे किसी एक बंदे ने सबसे पहले बड़ा अपना जो गैराज है और जो ड्राइव थ्रू है वो अच्छा बनाया होगा, फिर जितने घर बनते रहे उसको देख कर अच्छे बनते गए। अगर इधर आके पहले 5, 10, 12 लोग, इवन बाद में भी आके अगर वो सड़क के ऊपर अपने उसको लेके आना शुरू कर देंगे, ये यकीन जानिए 5-7 साल में ये सड़क इतनी रह जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब वो एक आपका एक फेंका हुआ बीज जो है ना वो आपको रिजल्ट देगा। कोई तो आपको देखेगा कि यार ये रात 1:30 बजे भी अल्लाह तो देख ही रहा ना। मतलब बड़ा ऐसे फतवे आने चाहिए ना। मुफ्ती आज़म जो है सऊदी अरब से, उनका एक फतवा मैंने चंद साल पहले पढ़ा, क्या खूबसूरत फतवा था। उन्होंने कहा सिग्नल तोड़ना गुनाह कबीरा, ये नहीं हमें बताते। ठीक है, वो कहते हैं कि रिस्क है ना किसी की जान जाने का या आपकी जान जाने को, तो सुसाइड अटैक है, अगले के ऊपर है या अपने ऊपर है, तो गुनाह कबीरा। तो आप जब तक हम अपने अपने हिस्से का काम नहीं करेंगे होगा नहीं। अच्छा चले, खुदा न खास्ता मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको भी ज़िंदगी दे, मुझे भी दे। मैं कहता हूँ हम इस जो सैलाब है, ये जो एक रवानी है, हम इसका हिस्सा बने रहते हैं, कुड़ते भी रहते हैं और इन जैसा ही करते रहते हैं। मे भी हमारी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें अच्छी ना हो, मे भी, लेकिन क्या मेरी ये जस्टिफिकेशन काफ़ी होगी अल्लाह के यहाँ जब मैं पेश होऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं होगी।
मेरे से तो मेरा सवाल है ना, मैंने मेरे से इमरान खान का, नवाज शरीफ का, जरदारी साहब का, शहबाज शरीफ साहब का सवाल तो नहीं है ना बेशक कि वो कैसे हुक्मरान थे, वो उनका और अल्लाह का मामला। मेरा मामला ये है कि जो मर्जी था तुमने ये क्यों किया, तुमने रिश्वत क्यों ली, तुमने सिग्नल क्यों तोड़ा, तुमने दिल क्यों तोड़ा, तुमने किसी के हक पे डाका क्यों मारा। तुम कहते थे कि इमरान खान ठीक फैसले करे, तुम कहते थे शहबाज शरीफ ठीक फैसले करे, वो तुम तो घर में अपने फैसले ठीक नहीं कर सके। तुम तो एक भाई और एक हमसाये के दरमियान फैसला सही नहीं कर सके, तुम दो बहनों के दरमियान फैसला नहीं सही कर सके, बाइस्ड हो गए। तो तुम मुझे आपको क्या हक है इमरान खान को ठीक करने का ना। मतलब हमें फैसला करते हो, हम दो बहनों के फैसले में झोल खा जाते हैं, दो भाइयों के फैसले में झोल खा जाते हैं। हकीकत है ये, कड़वी हकीकत। तो मुझे क्या हक है शहबाज शरीफ साहब को गलत करना? ना देखो, मैंने अपनी कब्र में जाना, हाँ वो मेरा मसला ज़रूर है, लेकिन उसकी बुनियाद पे मेरे सही गलत का फैसला नहीं है। उसके बुनियाद के ऊपर मेरी, हाँ मेरे अल्लाह देखे ना, आखिरी ईमान का दर्जा है बुरा जाने, तो बुरा जानते हुए इस दुनिया से चले जाए। लेकिन अपना जो काम है, मतलब मैं अपने टीचर्स को कहता हूँ, तुम्हें पता है कि एज टीचर तुम्हारी क्या करप्शन है, कि तुम बगैर लेक्चर तैयार किए क्लास में जा रहे हो। बिल्कुल ऐसे। तुम्हारी करप्शन ये है कि तुम लेक्चर पहले छोड़ दिया, तुम्हारी करप्शन ये है कि तुमने ठीक नहीं पढ़ाया, बच्चे को स्नब कर दिया, सवाल का जवाब ठीक नहीं दिया, झूठ गलत जवाब दे दिया। हमें लगता है कि सिर्फ पुलिस वापडा और चंद लोग और पॉलिटिशियंस करप्ट नहीं। हमारे पैसा लेने को सिर्फ करप्शन कहा जाता है, उसके अलावा किसी चीज़ को करप्शन की कैटेगरी में नहीं डाला जाता। हालांकि करप्शन बहुत तरह की है, जो आपने बताइए, ये करप्शन उस पैसे वाली करप्शन से ज़्यादा। ऑफिस जाके अपना काम मुकम्मल नहीं करता, हाँ घर ऑफिस बैठ के मैं पबजी खेलता हूँ, मोबाइल पे गेम्स खेलता हूँ, क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं अपने रिस्क को ख़राब कर रहा हूँ ना। बिल्कुल ऐसे ही है। करप्शन क्या है जो रिस्क को ख़राब करती है? बेशक ऐसे ही है। थोड़ी सी बात करते हैं एपिक्स के ऊपर। कॉलेज आपका और आपका जो स्कूल है, आप अपने आप को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? बातें तो आपने बड़ी प्यारी की, बहुत मज़ेदार बातें की, खूबसूरत गुफ्तगू अभी तक आपने की। इन सारी चीज़ों के अंदर जब मैं आपके इंस्टीट्यूशंस की तरफ देखता हूँ, तो क्या आप भी एक सिर्फ मनी मेकिंग नहीं बोलूँगा, मनी मिंटिंग मॉडल हैं, या क्या आप थोड़ा सा रवायती जो हमारे यहाँ इस वक्त पैसा कमाने की दौड़ लगी हुई है उससे थोड़ा डिफरेंट है, या आप भी सेम ही हैं? देखिए, मैं इस बात का बिलीवर हूँ कि आपने कमरे में रोशनदान या खिड़की तो रखनी है। बिल्कुल। तो बजाय आप ये सोचें कि इससे हवा आएगी, आप ये सोच लें इससे अजान की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो हवा के थ्रू आएगी अजान की आवाज़। तो मेरी नीयत ये होनी चाहिए कि इससे अजान की आवाज़ आएगी। हवा बाय प्रोडक्ट है। कोई भी आप दुनिया का काम ले लो, पैसा हमेशा बाय प्रोडक्ट। बेशक ऐसे। कोई, मैं ऐसे दुनिया के बंदे को नहीं जानता जिसने सिर्फ इसलिए पैसा कमाया कि वो पैसे कमाना चाहता था। क्योंकि जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता था उसने स्मगलिंग की, उसने 2 नंबरी की, उसने गलत काम किए। दुनिया के अंदर जितने लोग हैं हमें हमारे इर्द गिर्द में नज़र आते हैं, उन्होंने अपने काम पे फोकस किया। ये मैं बात कर रहा हूँ जो इन्होंने प्रिंसिपली ठीक पैसा कमाया। सही। वैसे तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा, जिन्होंने प्रिंसिपली लोगों की ज़िंदगियों में सोलर डाली, उनको अल्लाह ने उतना ही रिवर्स के तौर पे उनको बाय प्रोडक्ट पे तौर पे दिया। आज आप माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करते हैं तो उसने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया ना, फेसबुक ने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया। तो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया, अल्लाह ने उसके बदले में उसको उतना ही कि उसकी मखलूक को बेनिफिट दिया। डॉक्टर्स देख लें, इंजीनियरिंग देख लें। तो मैं इस बात का पहली बात बिलीवर हूँ। दूसरी बात यह है कि मुझे को ऑलमोस्ट इस फील्ड में 26-27 साल हो गए। मैं इससे पहले 2 इदारों के साथ जुड़ा रहा। अल्लाह ने हमें ये अपना इदारा 30 नंबर पे बनाने का मौका दिया। मुझे आज भी वो पहला दिन अपना याद है जब हम प्लास्टिक की कुर्सी में बैठे हुए थे और प्लास्टिक का एक टेबल हमारे सामने पड़ा था, मूंगफली हम खा रहे थे। और मुझे याद है कि तब वो उस जो बिल्डिंग हम तैयार करा रहे थे कॉर्पोरेट ऑफिस, तो उसमें गैस भी उस वक्त नहीं थी। तो वो एक तसले से में कुछ लकड़ियाँ रख के, सर्दियों के दिन थे, तो हम बैठे हुए थे। हमारे लिए सबसे अहम बात ये थी कि हमारी नीयत क्या होगी। सही। हमारी नीयत क्या होगी, क्योंकि मुझे नंबर मिलने हैं नीयत की, प्योरिटी की, परफॉर्मेंस के नहीं। अच्छा, हमारी नीयत क्या होगी, तो उस पर हमने बड़ा जोर लगाया। जो मैंने जितनी आपसे बातें की हैं, हमारी ये नीयत का हिस्सा है। मगर हम इस बात के बिलीवर हैं कि कोई भी इस दुनिया में आने वाला इंसान बेकार नहीं है। ये सब उन बीज की मानिंद है। कोई बीज है जामुन का, कोई बीज है किन्नू का, कोई आम का, कोई अंगूर का, कोई नाशपाती का, कोई केले का। तो ये सब जो है ना, बीज हैं ये बच्चे। अब आप अगर नॉर्वे में आम उगाने की कोशिश करेंगे, नहीं उगेगा, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है। एक तालीमी इदारे का काम है
उस बीज को एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि वो बीज ग्रो कर जाए। सही। तो ये हमारी नीयत है, यही डिफरेंस है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। हमने इसके लिए क्लब्स बनाए, सोसाइटीज़ बनाई, इसके लिए हमने डिफरेंट इवेंट्स किए। हमने फर्स्ट टाइम पेरेंटिंग सेशंस किए, बिलाल कुतुब साहब को बुलाया और बहुत सारे लोगों को बुलाया। हमने वालिदैन से हमने बात की कि आपकी हमें क्या हेल्प चाहिए, आपकी क्या सपोर्ट चाहिए। फिर इसी तरह हमने मुख्तलिफ जो, अगर हम टूर पे लेके जाते हैं तो हम बच्चों को अपने सिखाते हैं कि जब आप होटल छोड़ेंगे तो आप बेडिंग किए बगैर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। आप ये नहीं करेंगे कि आप गंदा कमरा छोड़ेंगे और बाहर निकल जाएंगे। हमने ये कोशिश की, हमने क्लब्स बनाए, हमने बच्चों की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनाई, कैंटीन की सोसाइटी बनाई हमने। तो ये वो एक कोशिश है जो हम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि हम अभी तक, क्योंकि अभी हमें कोई 3-1 साल हुए हैं, दैट विल टेक टाइम। मुझे कोई पूछता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो मैं कहता हूँ फ्यूचर प्लान एक ही है, जिस नीयत से शुरू किया था अल्लाह उसी पे कारबंद रखें, दैट्स इट। बाकी कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, ये आप तो इसमें बात करें ना कि आपकी नीयत है कि सर्व हो जाए, कुछ अच्छा एक जो है ना पौधा लगा दिया जाए ताकि कम्युनिटी को कल को जाके वो फल देना शुरू करें। जी जी। लेकिन इसी सारे जो इर्द गिर्द आपके जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये सारी चीज़ों को लगा ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मकसद पैसा ही है। हो सकता है क्लब बनाया। अभी मैं छोटा सा एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मेरा बच्चा, बल्कि मैंने मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का। अभी बच्चे को मैंने एक स्कूल में डाला है, बड़ी मैंने रिसर्च करके 8-10 स्कूलों में से उनको चूज़ किया। अभी 3रा महीना है, मतलब ये छुट्टियों से 2 महीने पहले हुआ है। अब उन्होंने मुझे नोटिस भेजा है पिछले महीने, जी आपके बच्चे की 10% फ़ी इंक्रीज़ हो गई है। मैंने कहा जी ये किस खुशी में? अच्छा, ये अभी हमारी डिस्कशन चल रही है। 5 तारीख को फ़ी जो है वो ड्यू होती है, 7 तारीख को उन्होंने मुझे 10% उसके ऊपर और पेनल्टी डाल दी। ये हमारी आपस में डिस्कशन चल रही है अभी, ठीक है। अब मैंने उनसे सिंपली एक सवाल पूछा, यार अभी 3 महीने हुए हैं, जिसमें से 1 महीना मेरा बच्चा स्कूल के 1.5 महीना गया है और पिछले 1.5-2 महीने से तो छुट्टी पे घर बैठा है, और आपने मेरी फ़ी इंक्रीज़ कर दी। ये जी एनुअल इंक्रीज़ है। मैंने कहा जी एनुअल इंक्रीज साल के मिड में कैसे हो सकती है आपकी, या सेशन के मिड में कैसे हो सकती है आपकी? अब ये वो सारी चीज़ें, और अच्छा बड़ा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, एक डिफरेंट एजुकेशन के नाम पे, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, उनका मुनासिब नहीं है, एक डिफरेंट एजुकेशन का सिस्टम आया जो मुझे पसंद आया, जो मैं मतलब बाहर देखता हूँ, वेस्ट में देखता हूँ। मैंने कहा यार ठीक है, चलो एक बच्चा डिफरेंट पढ़ लेगा। अब दूसरे एंड पे देखें ज़रा जो फ़ी की ये हालात किए हुए उन्होंने इसी मद में। अच्छा जी आज यहाँ पे हमारा ट्रिप जा रहा है, आज ही हमारा फलाना फंक्शन है, आज हमारा ये है, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं सारा ये मनी मिंटिंग वाला काम चल रहा है। मुझे एक सवाल का जवाब, मैं अक्सर इस पे जो कोई मुझसे बात करता है, मैं कहता हूँ यार किसने गन पॉइंट पे कहा वहाँ भेजें भाई? नहीं देखिए सर, चॉइस ही नहीं है ना आपके पास। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास चॉइस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। या तो आप में बड़े मुजाहरे मैंने सुने पिछले सालों के अंदर, बड़े बड़े स्कूल्स के बाहर, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही है, कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो इसको ना आप कुड़ने की बजाय या आपने डिसीजन चेंज करें या इसको एंजॉय करें। ठीक, हाँ इसको आप बुरा ज़रूर समझें, एक बात है। दूसरी बात, प्राइवेट सेक्टर लोग कहते हैं कि जी पैसे ज़्यादा लेता है, वो आपके बच्चे को जो एनवायरनमेंट देने की कोशिश करता है वो उस पर पैसे लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। उसको एयर कंडीशनिंग देना पड़ती है, उसको पूल देने पड़ते हैं, उसको उसके लिए इंस्ट्रक्टर रखने पड़ते हैं, उसको लोग काफ़ी कुछ करना पड़ता है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि वो रेशो कंट्रोल हो सकता है। मैं अभी परसों की बात है, KN न्यूज़ में एक प्रोग्राम में था, तो मुझसे उन्होंने यही बात की। उन्होंने एक सजेशन दिया कि जी एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो इसकी प्राइस को कंट्रोल करे। मैं कहा आई एम विद यू, बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए कि आप उसको कैटेगराइज करें और कैटेगराइज करके उसकी बुनियाद पे आप प्राइसिंग करें। अगर हर चीज़ की हो रही है तो फिर इसकी भी होनी चाहिए। तो मैं आई एम विद यू। लेकिन अच्छा अभी हुई भी तो थी पिछले दिनों, और सुना रिवर्स हो गई दोबारा हाई कोर्ट का जो पिछले आया था कोविड के दिनों में। असल में पता है कि हमारी सरकार करती क्या है, हमारी सरकार माशाल्लाह से ना, वो किसी दौर की भी सरकार हो, बगैर तैयारी करके है ना मुँह उठा के चीज़ें चल पड़ती है। उसको ऑन ही नहीं करती, उसकी ऑनरशिप ही नहीं है कि यार अगर हम इस पर मेहनत करेंगे, हम इस पर इंगेज करेंगे लोगों को, इनको को हल्का फुल्का ऐसा बेनिफिट दे देंगे जो हमारे लिए देना मुश्किल ही नहीं है। गवर्नमेंट के लिए किसी को बेनिफिट देना क्या मुश्किल है? गवर्नमेंट आज अगर प्राइवेट सेक्टर को कुछ ना कुछ बेनिफिट देने शुरू हो जाए तो ही प्राइवेट सेक्टर उनके साथ जुड़ेगा ना। मतलब मुझे गवर्नमेंट दे ही कुछ नहीं रही, मुझे कह रही है आप कमर्शियल
बिजली का बिल देंगे, आपको टैक्सेस कमर्शियल लगेंगे, आपको हर चीज़ कमर्शियल लगेगी। तो मुझे तो उसने सिर्फ कमर्शियल कर दिया। हालांकि वो ये नहीं सोच रहे कि ये उन कामों में से वो काम है जो गवर्नमेंट का है और हम उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। भले वैक्यूम बन गया, तो अगर हमें अपने साथ जोड़ लें, हमें वो कबूल कर लें, हमें अपने साथ अटैच कर लें, तो फिर कुछ हम उनकी मानेंगे, वो कुछ हमारी मानेंगे, वो भले कोई भी स्कूल कॉलेज हो। तो कोई ना कोई उनको रिलीफ दे के आप सरकार जो है वो आम आवाम को रिलीफ दिलवा सकती है। तो वो पॉसिबल तो है, लेकिन जब आप देते ही कुछ नहीं है और आके आप डंडा लेके आ जाए ऐसे करें, तो वो क्यों करेगा? कोई सही, कोई भी नहीं करेगा ना। तो आपको तरीके से उनको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये इश्यूज़ हैं, प्राइसिंग ज़्यादा हैं, तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर तो अफोर्डेबिलिटी है, दैट्स गुड। मतलब मुझे याद है, मुझसे 4 बड़े भाई हैं, वो चारों गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े। जब मेरे वालिद साहब के पास अच्छे पैसे आए तो उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में भेज दिया। आर्मी पब्लिक स्कूल में हम कभी डिस्काउंट लेने नहीं गए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आया। आप पता भी नहीं चला, 1.25 घंटा हो गया हमारी इस डिस्कशन को। एक बड़ी स्मूथ और जो है ना एक इंजॉय वाली जर्नी थी। ठीक है, मुझे डेफिनेटली बहुत मज़ा आया और आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह जो है ना इस तरह की निशिस्त मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी हो बड़ा दिल लगा के मुझे मज़ा आता है। और ख़ास तौर पे फिर एजुकेशन एक ऐसी वाहिद चीज़ है, अगर ये हमारी ठीक होगी ना, पूरी की पूरी आने वाली नस्लें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इसी से सारा कुछ चलना है। ये वो बीज है जो अच्छा लग गया, जरखेज जगह पे लग गया, तो खूबसूरत पौधे निकलेंगे, खूबसूरत पौधे निकलेंगे। नहीं लगा, बंजर जगह पे लगा देंगे तो बीज बस फिर वो अंदर ही गल फट जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, जितनी खूबसूरत बातें की राना साहब ने। इसमें जो मुझे जो एक पॉइंट नज़र आया ना सर, रात को सोने से पहले अगर हम ये ऊपर वाला बटन खोल के अपने गिरेबान में झांकना शुरू कर दें, अपने आप को ठीक करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है ये 24 करोड़ या 25 करोड़ जो आवाम है, हर बंदा ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे को तो ठीक करना चाहते हैं, जब खुद पे बात आती है तो परेशानी ले लेते हैं। नहीं यार, मैं क्यों करा, ये मैं निकालनी होगी, खुद को ठीक करना होगा। और अच्छी जगह पे, ज़रखेज़ जगह पे आज जो बीज लगाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले 2 डेकेड के अंदर वो एक खूबसूरत तनावर दरख्त बनेगा, फल भी देगा, छाँव भी देगा। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर। लोगों तक शेयर करने के लिए इसको जो है बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।